अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस मेंस की प्यार भरी महफिल में। और मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े, सच में बहुत खुश हुआ दिल ये जानकर कि आप हमारी इस मेहनत की, लगन की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं और अपनी इन क्लासेस से भरपूर अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कॉम्प्रीहेंशन की आज हमारी क्लास है और कॉम्प्रीहेंशन जैसा आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कॉम्प्रीहेंशन को पूरी तरीके से डेप्थ में समझने के लिए आप लोगों को इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर जाना है। वहां पर कॉम्प्रीहेंशन की 2 घंटे की एक आप लोगों को डिटेल्ड क्लास मैंने दी है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश है मेरे बच्चों, जिसे आप क्रिटिकल और फैक्चुअल दोनों कैटेगरी से मिलाकर मेरे साथ पढ़ेंगे। आइए बच्चों, HPBs हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग, ठीक है जी। अब याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम किसी भी एक्रोनिम या एब्रीविएशन के अंत में S लगाते हैं तो ये इन्हें प्लूरल बना देता है। High performance building offer environmental benefits and address long-term operational challenges that building owners and occupants often face. HPBS यानी कि ऐसी बिल्डिंग जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, ये इन्वायरमेंटल बेनिफिट हमें प्रोवाइड करते हैं और हमें संबोधित करते हैं लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल चैलेंजेस, यानी कि जब लगातार इनको आप ऑपरेट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें देते हैं। दैट बिल्डिंग ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफन फेस, जिनको बिल्डिंग में रहने वाले लोग अधिकतर फेस करते हैं और इन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। रेदर देन फोकसिंग सोलली, सोलली का मतलब होता है मेरे बच्चों टोटली, पूरी तरह से फोकस करना, है ना, पूरी तरह से फोकस करना ऑन सेविंग एनर्जी, एनर्जी को सेव करने पर फोकस करने की बजाय ये जो बिल्डिंग है क्रिएट अ होलिस्टिक एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट ये क्रिएट करते हैं जिसमें किसी का भी किसी भी वजह से कोई भी डैमेज ना हो। होलिस्टिक रिलेशनशिप भी हम उसी को कहते हैं जिसमें एक के होने से दूसरे को डैमेज ना हो, इसी को आप सिम्बायोटिक भी कह देते हैं रिलेशनशिप में। विद टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड सस्टेनेबिलिटी intersect to enhance building performance. For example, their use of smart systems to dynamically manage, dynamically का मतलब जो वक्त के अनुसार परिवर्तित हो सके, dynamically manage resource use ensures building systems last longer and don't need frequent upgrades. बिल्डिंग के अंदर बार बार अपग्रेडेशन की आवश्यकता नहीं है और बिल्डिंग ज़्यादा लंबे समय तक भी चलती हैं। The Infosys campus in Bengaluru has a facility that monitors the entire building's performance using BMS, that is building management system, ठीक है, and makes the requisite changes. requisite का मतलब required होता है वो परिवर्तन जो इसके लिए आवश्यक है, ये सिस्टम उसके लिए बनाता है as and when to maintain peak performance. बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा पीक परफॉर्मेंस कब होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा लड़खड़ा सकते हैं कि बिल्डिंग का पीक परफॉर्मेंस कब होता है। सर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या एक्सट्रीम लेवल का जब मॉनसून आता है तो बिल्डिंग का ही अपना एक सबसे टफेस्ट टाइम होता है। बिल्डिंग को अपनी रिलायबिलिटी, अपनी ड्यूरेबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। आगे लिखा है दीज बिल्डिंग्स ऑफन अचीव हायर रिटर्न्स ऑन, रिटर्न्स मीन्स बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट। अगर फाइनेंसर अपना पैसा इन बिल्डिंग की शुरुआती फेज पर लगाता है तो उनको इन्वेस्टर्स को इससे अच्छा पैसा कमाने को भी मिल जाता है ड्यू टू हायर प्रॉपर्टी वैल्यू, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी ज़्यादा होती है एंड लोअर मेंटेनेंस भी कम होती है, ठीक है ना। सिमिलर एग्जांपल्स इंक्लूड द अटल अक्षय ऊर्जा भवन in New Delhi and the Infosys campus in Hyderabad. HPBS that take advantage of automation and artificial intelligence.
जो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग है ये किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं? ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? आपकी बिल्डिंग में एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, आप सिंपली चढ़ो सीधे आप चले जाओ, तो यहाँ मेंटेनेंस की क्या जरूरत है? ऑटोमेशन लगा दिया। आपको जीने के लिए अलग से जगह निकालने की जरूरत नहीं है। हाई सेंसिटिविटी वाली आप लोग यहाँ बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट लगा देते हैं, तो सर ऑटोमेशन का बहुत फायदा मिलता है लोगों को, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके अंदर शामिल कर दी गई है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है? पुराने टाइप की जो बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट होती थी उसके अंदर आप बटन दबाएं, घुसे, आपने फ्लोर दबाया, आपकी लिफ्ट वहां पर पहुंच गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है कैसे? आपके पास जब तक विजिटर कार्ड नहीं होगा तब तक आप लिफ्ट को ऑपरेट नहीं कर सकते। आप लिफ्ट में घुस जाएंगे, आप बटन दबाएंगे, मुझे 26वें माले पर जाना है, आप बटन दबाए जो ऑपरेट ही नहीं होगा, आपको उसके लिए एक कार्ड, विजिटर कार्ड एंगेज करना होगा, ठीक है जी। In addition to existing features can even create intelligent ecosystems. For example, उदाहरण के लिए computers in buildings can adjust lighting, ठीक है ना। कंप्यूटर जो है ना बिल्डिंग के अंदर वो रोशनी को या जो बिजली गिर रही है आसमान से उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, वेंटिलेशन को एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी पैटर्न्स और वेदर के अकॉर्डिंग वो अपनी बिल्डिंग के अंदर इन चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है ना। कंडीशंस टू क्रिएट अ मोर पर्सनलाइज्ड एनर्जी एफिशिएंट मिल्यू का मतलब होता है सराउंडिंग्स, यानी कि एक ऐसी सराउंडिंग्स क्रिएट होती है जो एनर्जी एफिशिएंट होती है। फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, अगर हम मार्केट के दृष्टिकोण से इसको देखें, HPBs आर बिकमिंग अ सिंबल ऑफ फॉरवर्ड थिंकिंग। आगे की सोच की तरफ ये हमें लेकर जाता है डेवलपमेंट बियॉन्ड देयर इमीडिएट बेनिफिट्स। इमीडिएट बेनिफिट तो नहीं मिलते हैं ऐसी बिल्डिंग के, दे सिग्नल अ शिफ्ट टुवर्ड बिल्डिंग्स दैट प्रायोरिटाइज। ये उन बिल्डिंग की तरफ हमें लेकर जाती है जो प्रायोरिटाइज, इंपॉर्टेंट बनाती हैं किसको? वेल बींग ऑफ ऑक्यूपेंट्स विद सुपीरियर एयर फिल्टरेशन, ठीक है ना। सुपीरियर लेवल की हवा की उपलब्धि लोगों के लिए हो जाए, मैक्सिमल नेचर लाइट, प्राकृतिक रोशनी हर कमरे में हर घर में घुसे, एंड ऑप्टिमल थर्मल कंफर्ट, और अधिकतर जो गर्मी से रेसिस्टेंस मिले और सर्दी में घर के अंदर गर्मी बनी रहे। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये ली गई है कहानी। चलिए बाबू क्वेश्चन बनाते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आता है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ HPBs, ठीक है ना जी। ओनली सेविंग एनर्जी, सिर्फ एनर्जी को बचाने का इनका काम है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स, तो ओनली सेविंग एनर्जी, केवल एनर्जी को बचाना। क्रिएटिंग अ होलिस्टिक एनवायरनमेंट दैट एनहेंसेस बिल्डिंग परफॉर्मेंस, होलिस्टिक वर्ड पर हमने तब फोकस किया तो याद आया ये बात तो कही गई है। रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सर ऐसा पैसेज में ही नहीं कहा गया। मिनिमाइजिंग आप प्रॉपर्टी वैल्यू, सर प्रॉपर्टी वैल्यू को घटा देना इसका पर्पज है, नहीं। तो आप कहेंगे सर सेविंग एनर्जी तो है लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे सामने है होलिस्टिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज यूजेस अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम BMS टू मॉनिटर बिल्डिंग परफॉर्मेंस? अटल लक्ष्य ऊर्जा भवन न्यू दिल्ली, इंफोसिस कैंपस हैदराबाद, इंफोसिस कैंपस बेंगलुरु, या ऑल ऑफ द अबव? तो आप कहेंगे साहब यहाँ पर सबसे पहले इस सिस्टम का जो यूज हमें पता चला है वो इंफोसिस बेंगलुरु में पता चला है, ठीक है जी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्लोज इनफ था आपको परेशान करने के लिए, ठीक है जी। Next question, how do HPBs that utilize automation and artificial intelligence improve building efficiency? By creating intelligent ecosystems that adjust lighting, temperature, ventilation based on occupation patterns. आंसर हमारे सामने तैयार है। Lowering construction time, reducing material, नहीं। Eliminating the degree, हटाइए सारी बातों को छोड़कर A for apple करेक्ट आंसर यहाँ बनता है, ठीक है बच्चे। What is the one long-term operational benefit of HPBs? Frequent upgrades to building system, higher property value and lower maintenance cost, increased manual control building system। manual control पर कहानी ही नहीं है, ठीक है ना जी। आगे क्या लिखा है, रिड्यूस्ड यूज ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का तो भरपूर यूज होता है इन बिल्डिंग्स में, तो आप कहेंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्यों? मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए लोगों की पहली पसंद ऐसी ही बिल्डिंग होती है। क्वेश्चन 5 हमारे सामने है, कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू द पैसेज HPBs signal a shift towards buildings that prioritize lower energy cost, building operation appearance,
ऑक्यूपेंट्स वेल-बीइंग विद फीचर्स लाइक सुपीरियर एयर फिल्ट्रेशन, ऑप्टिमल थर्मल कंफर्ट। पैसेज की आखिरी लाइन में कहा है फास्टर कंस्ट्रक्शन, लोअर एनर्जी कॉस्ट की बात तो कही गई है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पता चलती है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 6, पैसेज की टोन क्या है? देखिए बच्चों, जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है, तो अटेम्प्ट करने के लिए स्क्रीन को फ्रीज करके अपना आंसर पहले सोचें, उसके बाद स्क्रीन को आगे बढ़ाएं। तो चलाते हुए आप अपनी वीडियो को पॉज जरूर कीजिएगा। इंफॉर्मेटिव, एनालिटिकल, ठीक है, परसुएसिव, इमोशनल। इमोशनल कोई बातचीत यहाँ नहीं है, कॉन्वर्सेशन किसी भी तरह की नहीं, एंटरटेनमेंट हुआ ही नहीं हमारा। तो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, साथ साथ हर एक इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया है। अगर मेरे बच्चों एनालाइज की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो एनालाइज का मतलब होता है टू ब्रेक एन इंफॉर्मेशन या टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में बांटते हैं तो उसे हम कहते हैं एनालाइज करना। ठीक है बच्चे। तो आइए कुछ शब्द हैं जो हमें सीख लेने चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट, ऊर्जा दक्ष, ठीक है जी, आप इनको हिंदी में आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है जी। स्वचालन, ऑटोमेशन, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है बेटा। आइए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलते हैं। ये एक फैक्चुअल पैसेज है, थोड़ा सा इस पर हमें ध्यान ज़्यादा देना होगा क्योंकि फैक्चुअल पैसेज फैक्ट के बेसिस पर हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। अ डाइट रिच इन, एक ऐसी डाइट जो रिच है किस चीज़ में? एडवांस्ड ग्लाइकेशन में एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी कि एजीज, विच इंक्लूड्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड, जिसके अंदर शामिल होता है, अल्ट्रा का मतलब होता है, देखिए पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आता है नॉर्मल, इस नॉर्मल को ही हम कॉमन या जनरल कह देते हैं। जनरल से ऊपर आता है हमारे सामने सुपर। ठीक है जी। ठीक है भाई, सुपर से ऊपर आता है हमारे सामने क्या चीज़? अल्ट्रा। ठीक है जी, हाँ है ना। लेकिन अब दुनिया थोड़ी प्रो और मैक्स के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन प्रो मैक्स नाम की कोई खासी चीज़ ग्रामेटिकली सही नहीं है। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है। सुपर का मतलब होता है ओवर, किसी लेवल से ऊपर निकल जाने वाला सुपर है। अल्ट्रा का मतलब होता है जो लिमिट से ही परे निकल जाए। ठीक है भाई, हाँ के ना। तो यहाँ अल्ट्रा का मतलब होता है जो फाइनेस्ट वे में प्रोसेस किया गया है एंड फास्ट फूड। इज अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ इंडियाज बीइंग द वर्ल्ड्स डायबिटिक कैपिटल, एक ऐसी राजधानी जो अब डायबिटिक कैपिटल घोषित हो चुकी है। नोट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्लिनिकल ट्रायल फाइंडिंग पब्लिश्ड इन द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंसेज। ठीक है ना, ये सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल, ट्रायल का मतलब आप जानते ही हैं, हिट एंड ट्रायल। ट्रायल का मतलब जिसपे कई बार कोशिशें की गई हैं, उसका रिजल्ट पब्लिश किया गया है कहाँ? एक इंटरनेशनल जर्नल, एक पत्रिका में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। कौन सी? फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन। हाल ही में ऐसा हमने देखा है। एजेस आर हार्मफुल कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन शुगर्स रिएक्ट विद फैट्स। ठीक है ना, एजेस ऐसे हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं जो बन जाते हैं या बनाए जाते हैं शुगर के साथ रिएक्ट करके, फैट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर कुकिंग। हाई टेम्परेचर कुकिंग में जब इनको बनाया जाता है, सच एज फ्राइंग एंड रोस्टिंग, जब आप इनको फ्राई कर देते हैं ऑयल में या आप इनको रोस्ट कर देते हैं। रोस्ट करने का मतलब गर्म तवे पर सेंक देते हैं। दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू इन्फ्लेमेशन, ये अपने आप में ही एक आग कैरी करते हैं, आग लग जाती है। अ की फैक्टर बिहाइंड डायबिटीज, और जिसकी वजह से डायबिटीज नाम की चीज पैदा हो जाती है। मेरे बच्चों यहाँ अगर आप मुझे इजाजत दे तो एक बात मैं आपको समझाऊंगा। आप जब भी खाना खाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पर मम्मी पापा भाई बहन खाना हमारे लिए छोड़ देते हैं कि अभी आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटे के बाद आप उस खाने को गर्म करके फिर से खा लेते हैं। तो एक बार पके हुए खाने को दोबारा जब भी गर्म करें तो बहुत ज़्यादा गर्म कभी भी मत करना, वरना परिणाम आपके सामने है। ठीक है बच्चे। और मेरा ये मानना है दोस्तों, आप सभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हो, मेरा एक बात का मानना है कि हमें जीवन में सफल तो होना है, लेकिन इस शरीर की कीमत पे सफल नहीं होना। चाहे जीवन में कुछ भी हमें हासिल करना है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने शरीर को ठीक रखना है, समझे? तो हमें अपने शरीर की कीमत पर सफल नहीं होना कि कोई हमें ये कह दे तुम बीमार हो जाओ तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। आपको वैसा नौकरी अपने घर रखो, मुझे शरीर ठीक रखना, तभी तो मैं अपने जीवन में नौकरी का और सब चीज़ों का आनंद उठा सकता हूँ। द स्टडी वॉज फंडेड बाई द
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, और इस अध्ययन को पैसा मतलब लगाया है इस अध्ययन पर, वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, Ministry of Science and Technology. The study found that low age diets exhibited improvement in insulin sensitivity. और इस तरह का जो खाना हमें मिलता है जिसके अंदर क्या होता है, लो एज डाइट, जिसके अंदर ये जो हमारे सामने है ग्लाइकेशन, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड जो भी लिखा है ये प्रोडक्ट्स, इसमें जो कम है क्या है भाई, वो इंप्रूव करती है क्या, इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारे शरीर में, एंड रिडक्शन इन द इन्फ्लेमेटरी, जो हमारे शरीर के अंदर जलन होती है, आग लगती है, लेवल्स कंपेयर टू, किसकी तुलना में बेटा, हाई एज डाइट्स। ठीक है, द स्टडी रिवील दैट लो एज डाइट्स कुड बी अ पोटेंशियल स्ट्रेटजी टू रिड्यूस डायबिटिक रिस्क। और अध्ययन ये रिवील करता है, प्रकट करता है, सामने लेकर आता है कि लो एज डाइट का जो हमारा खाना है वो पोटेंशियल स्ट्रेटजी है, पोटेंशियल मीन्स पावरफुल स्ट्रेटजी है, किस चीज को कम करने के लिए, डायबिटीज के रिस्क को, ऐसा कहा है। प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज, ठीक है ना, जो डायबिटीज अभी एग्जिस्ट कर रही है, प्री डायबिटीज एंड ओबेसिटी इन इज ऑन द राइज ग्लोबली and in Asian Indians there are currently 101 million individuals with diabetes। करीब 101 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं जो डायबिटीज से परेशान हैं। ठीक है आपको सरलता से समझने के लिए, डायबिटीज का मतलब जिन्हें आप शुगर पेशेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, मधुमेह इसे हिंदी में कहते हैं। अर्लियर स्टडीज इन द वेस्ट have demonstrated an increased risk of chronic disease। क्रोनिक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, क्रोनिक शब्द बना है क्रोन से, और क्रोन का मतलब होता है टाइम, जो समय रहते बार बार आता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको कह दूं क्रोम, तो क्रोम का मतलब समझ लीजिएगा कलर। ठीक है ना, आप लोगों के एरियाज में क्रोमा नाम का एक मल्टी ब्रांड शोरूम होता है जहां आप इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्रोमा, क्रोम शब्द से वो बना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बंदर, क्या लिखा है, रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स दैट आर हाई इन फैट, शुगर, सॉल्ट एंड एजेस। ठीक है ना जी, ये लाइन हमारी थीम के आधार पर हमें जस्टिफाई होती हुई नजर आ रही है। द करंट स्टडी शोज दैट, जो वर्तमान का अध्ययन है वो हमें दिखाता है that the consumption of age rich foods leads to inflammation, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जलन होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। this is because glycation, non enzymatic chemical process in which a sugar molecule binds to a protein or lipid molecule generate होता है, प्रोटीन ऐसा बन जाता है, can result in harmful reactions in the body, notes the study। और यही हमारी स्टडी हमें बताने का काम करती है। द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है ये कहानी मेरे बच्चों, पढ़ के देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहला सवाल कंप्यूटर जी आपके सामने रख रहे हैं, व्हाट आर एडवांटेज, ये एजेस जो हमारे सामने प्रोडक्ट है कौन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो बनते हैं, शुगर्स रिएक्ट विद विटामिन। सर विटामिन का तो पूरे पैसेज में जिक्र नहीं है। कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन शुगर्स रिएक्ट विद फैट्स और प्रोटीन्स ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर कुकिंग। ठीक है जी, संभव है ये आंसर हमारे सामने हो जाए क्योंकि हाई टेम्परेचर कुकिंग की बात हमारे सामने है। कंपाउंड्स फाउंड इन फ्रेश फ्रूट्स, सर बिल्कुल दूर दूर तक इसका लेना देना नहीं है। कंपाउंड्स दैट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, सर रिड्यूस नहीं इंक्रीज करता है ये तो हमारे पास सही जवाब एक ही है मेरे बच्चों। ठीक है ना हमारे बीच कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर अब तो आप कॉम्प्रीहेंशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मेरे बच्चों आप लोगों के सीजीएल मेंस में कॉम्प्रीहेंशन का ज्यादा बड़ा रोल है, समझ रहे हैं। बचे हुए ग्रामर के एरियाज, बचे हुए वोकैब के एरियाज, मैं हर एक चीज पर आपको काम कराऊंगा, आप बस स्ट्रेटेजिकली मेरे साथ चलते रहें। इसके अलावा जो आप करियरविल ऐप पर मोक लगा रहे हैं वो लगाते रहिए, ठीक है ना। इन क्लासेस पर स्ट्रेटेजिकली मैं चल रहा हूं, आपको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है सर रैंडम कुछ भी नहीं कराना चाहिए, नहीं, मैं बहुत सोच समझ के चल रहा हूं। मैं उन एरियाज पर सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूं जिन एरियाज पर मेरे सामने वो स्टैट्स आते हैं जो बच्चे मेंस के पेपर में गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। What did the study published in the International Journal of Food Science and Nutrition find about low age diets? देखिए बच्चों, ये हमारे सामने पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है दोस्त, और यहाँ इस लिखे हुए डिड का ये सब्जेक्ट है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना जी।
हाँ, क्वेश्चन को समझना भी सीखे, ग्रामर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली मेरे दोस्त। तो भाई ये जो स्टडी हमारे सामने आई है लो एज डाइट्स के बारे में, क्या बताती है सर? लो एज डाइट हमारे लिए बेनिफिट की बात है, ठीक है ना। ब्लड शुगर बढ़ जाता है? नहीं सर। हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं है डायबिटिक रिस्क पर? सर कह सकते हैं, चल जाएगा ये काम। इम्प्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से रिड्यूस होता है हमारे शरीर में जो जलन होने का काम है। ये ज़्यादा सटीक आंसर है। इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, सर ये तो हमारे सामने लो नहीं हाई एज डाइट्स वाले काम करते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे सामने है बच्चों, विच ऑर्गेनाइजेशन फंडेड द स्टडी ऑफ एजेस एंड डायबिटीज रिस्क? ठीक है, तो कौन सी है भाई हमारे सामने? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है सर, इन दोनों में से एक है। तो सर फैमिली वेलफेयर वाली कहानी तो नहीं चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो भाई कितने हैं डायबिटिक पेशेंट्स बताएं जरा फटाफट से? 50 मिलियन, 101 मिलियन, 10 मिलियन, 200 मिलियन। फैक्चुअल क्वेश्चन का यही मजा है, क्वेश्चन देखते ही आप उड़ा सकते हैं। पैसेज में सीधा सीधा बताया है 101 मिलियन। ठीक है बेटा, आगे शब्द लिखा है व्हाट प्रोसेस लीड्स टू हार्मफुल रिएक्शंस इन द बॉडी एज मेंशन्ड इन द स्टडी? ग्लाइकेशन, फर्मेंटेशन, डाइजेशन या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब जब कोई भी चीज़ जो एक्सपोज्ड है एनवायरमेंटली और उसके अंदर डैमेज होना शुरू होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसमें जंग लगना, चांदी का रंग बदल जाना ऑक्सीडेशन का नतीजा है। पैसेज में कहा ही नहीं, डाइजेशन पर कोई प्रभाव की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। अब आती है हमारे सामने ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन की जगह हमें किस चीज़ पर फोकस करना होगा? फर्मेंटेशन। नहीं सर, ग्लाइकेशन पैसेज की पहली लाइन में ही बताया है, इसी की वजह से सारा खेला खराब हो रहा है। ठीक है बेटा, फर्मेंटेशन का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं जो हमारे पास, जैसे आपने देखा है रसगुल्ला कैसे बनता है, गुलाब जामुन कैसे बनता है, स्पंज रसगुल्ला कैसे बनता है, ढोकला कैसे बनता है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होता है। ठीक है ना, फूलता है जब कोई भी हमारे सामने खाने वाला प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिविलेंस? प्रिविलेंस का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? यानी कि जो चीज़ हर जगह उपलब्ध है। इम्प्रूवमेंट सुधार है, इंक्रीज बढ़ जाना, संख्या मात्रा, रिडक्शन कमी हो जाना। आप कहेंगे सामान्यतः जो हर जगह पाया जाता है, हर जगह उपलब्ध होता है, ये बताने वाले शब्द को हम कहते हैं क्या चीज? प्रिविलेंस। करेक्ट बच्चों? आइए बच्चों कुछ ग्लोसरी पढ़ लेते हैं। प्रिविलेंस प्रचलन, जो हर जगह फैला हुआ है। डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, सेंसिटिविटी संवेदनशील होना, किसी चीज को महसूस करना। क्रोनिक दीर्घकालिक लंबे समय तक। इन्फ्लेमेशन सूजन, यानी कि जो जलन की बात हम कहते हैं। आइए बच्चों एक न्यूट्रल पैसेज भी पढ़कर देखते हैं आप सभी के साथ। आइए, क्या है कहानी मेरे बच्चों, पढ़ते हैं। अ पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, एक पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट अलगाववादी ग्रुप है जिसने इस बात की क्लेम की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लेट नाइट बॉम्बिंग। ठीक है ना, देर रात एक बॉम्ब धमाका हुआ है। दैट टारगेटेड अ कॉन्वॉय। कॉन्वॉय हम किसे कहते हैं? कॉन्वॉय हम कहते हैं जब रोड पर गाड़ियों का काफिला जा रहा होता है, इसे हम कॉन्वे कहते हैं। ठीक है, फाइन। दैट टारगेटेड अ कॉन्वे विद चाइनीज नेशनल, जिसके अंदर चाइना के कुछ लोग बैठे हुए थे, आउटसाइड द कंट्रीज लार्जेस्ट एयरपोर्ट, है ना, कंट्री की लार्जेस्ट एयरपोर्ट के ठीक बाहर। किलिंग 2 वर्कर्स फ्रॉम चाइना, 2 वर्कर्स तो चाइना से मारे गए। एंड वुंडिंग 8 लोगों को जख्म पहुंचा दिया गया। द इंसर्जेंट ग्रुप, और ये जो अलगाव ग्रुप है ना, सेड ऑन मंडे, इन्होंने ये कहा, द अटैक बाय द बलोच लिबरेशन आर्मी आउटसाइड द एयरपोर्ट इन द पोर्ट सिटी ऑफ कराची वाज द लेटेस्ट डेडली असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब हो गया अटैक। ठीक है ना जी सर, इन लोगों के द्वारा ये अटैक किया गया है एयरपोर्ट के बाहर। ठीक है ना, ये लेटेस्ट है जो बड़ा ही डेडली का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, डेडली का मतलब जो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है जी, है ना। चलिए होमवर्क देता हूं आप लोगों को दोस्तों, 2 शब्द आपको दे रहा हूं। एक तो हो गया डेडली और एक हो गया डेथली। दोनों का फर्क मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है ना जी, फाइन।
ऑन लिखा है चाइनीज हेयर and came a week before Pakistan is to host a summit of Shanghai Cooperation Organization। ठीक है ना, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का शंघाई में एक समिट था, समिट का मतलब मीटिंग था, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए चाइनीज कुछ लोग आए हैं एंड ऑल। ठीक है, आ सिक्योरिटी ग्रुपिंग फंड फाउंडेड बाय चाइना एंड रशिया टू काउंटर पलट कर जवाब देना, विरोध करना वेस्टर्न अलायंसेज यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर किसी काम को अंजाम दे रहे हैं, उसके खिलाफ थे ये। द एक्सप्लोजन विच द BLA सेड वाज द वर्क ऑफ ए सुसाइड बॉम्बर, एक सुसाइड बॉम्बर के नतीजन ये धमाका हुआ। Also raised questions about the ability of Pakistani forces to secure high-profile events or foreigners in the country। सवाल उठा रहा है पाकिस्तानी फोर्सेस पर कि ये कितने काबिल हैं हाई प्रोफाइल इवेंट की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है बच्चे। अमंग द वुंडेड वर ऑल्सो पुलिस ऑफिसर, जिनको जख्म आई है, चोट आई है, वो उनमें पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। हु वर एस्कॉर्टिंग द जो सिक्योरिटी के साथ उनके साथ चल रहे थे। ठीक है ना। द चाइनीज कॉन्वॉय, इनिशियली पाकिस्तानी अथॉरिटीज गेव कॉन्फ्लिक्टिंग डिटेल्स, पहले तो इन्होंने जो डिटेल्स दी हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने, ये बड़ी विरोधाभास वाली थी, आपस में ही इनके विचार टकरा रहे थे। एंड सेड द एक्सप्लोजन में हैव बीन फ्रॉम एन ऑयल टैंकर, बट पुलिस लेटर कंफर्म, पुलिस ने इस बात को बहुत बाद में कंफर्म किया, इट वॉज अ बॉम्ब अटैक, एक बॉम्ब अटैक था। द चाइनीज एम्बेसी इन इस्लामाबाद सेड चाइनीज स्टाफर्स वर्किंग एट द पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अ कोल पावर्ड पावर प्लांट। सर एम्बेसी का ये कहना है कि यहाँ पर दैट्स अ जॉइंट चाइना पाकिस्तान वेंचर वर इन द कॉन्वॉय में ये लोग भी शामिल थे व्हेन इट केम अंडर अटैक, जब इस पर आक्रमण हुआ। ठीक है जी, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, स्टाफ में रहने वाले, करेक्ट है जी। तो मेरे बच्चों आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है ना, बेसिकली एक न्यूट्रल सा पैसेज है, पैसेज के नाम पर ही ये पैसेज है, इसमें कुछ गहरा नहीं है समझना पढ़ने के लिए। हु क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बॉम्बिंग टारगेटिंग द चाइनीज कॉन्वॉय, चाइनीज कॉन्वॉय पर अटैक करने के लिए किसको आप क्लेम करते हैं? पाकिस्तानी मिलिट्री, कराची इंसर्जेंट्स, बलूच लिबरेशन आर्मी, ये तो सीधा फैक्ट है हमारे सामने। Where did the bombing occur? सर एयरपोर्ट के बाहर। अब एयरपोर्ट के बाहर कौन सी जगह है? यहाँ हमारे सामने आ गया है, दैट्स बिफोर बॉम्बे। ठीक है जी बाबू, ये क्वेश्चन तो बन ही गया था हमारा, है ना। आइए क्वेश्चन 3 पर आते हैं, क्या कहता है। What was the initial confusion regarding the cause of the explosion? शुरुआत में क्या कारण आपको समझ आता है? It was considered a natural disaster. सर शुरुआती कारण ये तो नहीं था। It was assumed to be earthquake. Earthquake नहीं सर, पैसेज में है ही नहीं ये बात। शुरुआत में सोचा कि ये ऑयल टैंकर आकर टकरा गया, फट गया है। ठीक है ना जी। It was believed to be caused by a gas leak. ठीक है, करेक्ट आंसर वी। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों क्वेश्चन 4 को देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइमिंग ऑफ द अटैक? इट वाज ड्यूरिंग अ मेजर चाइनीज मिलिट्री ऑपरेशन, कोई चाइनीज मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। इट वाज बिफोर अ मेजर चाइनीज हॉलीडे, सर नहीं, गलत है। इट केम अ वीक बिफोर समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट कोइंसाइडेड विद पाकिस्तान नेशनल हॉलीडे, बिल्कुल नहीं सर, यही अपनी जगह बिल्कुल सटीक जवाब है, राइट। Who were among the wounded in the attack? Passengers at the airport, members of Baloch Liberation Army, पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर एस्कॉर्टिंग द कॉन्वॉय, चाइनीज डिप्लोमेट्स। आप कहेंगे सर इसमें बहुत सारे लोग हैं जिसमें पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं जो इस कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट कर रहे थे। आइए दोस्तों क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं, क्या है। इंसर्जेंट का मीनिंग यहाँ पर आपको क्या समझ आता है? इंसर्जेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर जो किसी के विद्रोह में शामिल होता है। पर्सन हु सपोर्ट्स गवर्नमेंट नहीं सर, सर हु राइजेस इन रिबेलियन, विद्रोह को सपोर्ट करता है। हु इज अ पीस कीपर, शांति स्थापित करने वाले, प्रोवाइड करते हैं क्राइसिस के वक्त, कुछ भी नहीं सर। हमारे सामने इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाता है सी फॉर चाइना। ठीक है बाबू, आइए बच्चों कुछ ग्लोसरी पर काम करते हैं। इन शब्दों को जरूर पढ़िएगा। एक्सप्लोजन का मतलब होगा विस्फोट, ठीक है जी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआती। होस्ट किसी चीज़ की मेज़बानी करना, यानी कि घर पर कोई पार्टी जब आप बनाते हैं, होस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, होस्ट कहलाते हैं। वेंचर संयुक्त व्यवसाय, इकट्ठे मिलकर कोई बिजनेस करना। एम्बेसी दूतावास, कॉन्फ्लिक्टिंग आपस में विरोधी होना। कॉन्वॉय एक साथ यात्रा करने वाले वाहन। और इंसर्जेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो विद्रोह करता है, ठीक है ना।
फाइन, इस शब्द को याद करने के लिए आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं भारतीय इतिहास से मंगल पांडे का। ठीक है भाई, चलिए बच्चों, आइए, ये पैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। ये पैसेज है बच्चों रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है? जब आप किसी घटना को देखकर, किसी सिचुएशन को देखकर आप अपनी सोच को प्रकट करते हैं, आप अपने विचारों को सामने लेकर आते हैं। ठीक है, आइए, नो ग्रेट थिंग इज क्रिएटेड सडनली। कोई भी चीज अचानक से क्रिएट नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस होता है, उसके पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं। कोई भी महानतम चीज एकदम से नहीं आती है। एपिक्टेटस एपिक्टेटस ने ये चीज कही है, ग्रीक फिलोसोफर बोर्न इनटू स्लेवरी, जो गुलामी के वक्त पैदा हुआ था, एंड हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड अमंग अदर्स, जो दूसरों के बीच बड़ा मतलब प्रभावित था, बाई सोक्रेटिस एंड हिपोक्रेटस। ठीक है ना, सोक्रेटिस से भी प्रभावित था, हिपोक्रेटस से भी प्रभावित था। एपिक्टेटस लिखा है was certainly not referring to fielding or catching when he made that remark। ठीक है ना जी, ना तो ये फील्डिंग के बारे में कह रहा था, फील्डिंग का मतलब खेती बाड़ी, और कैचिंग, ना ही कैचिंग के बारे में कह रहा था when he made that statement, जब उसने स्टेटमेंट के बारे में कहा। ठीक है जी, he was a stoic philosopher। स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक का मतलब होता है बाबू इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसे अच्छे या बुरे की किसी भी जानकारी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप उस इंसान को जाकर कोई अच्छी खबर बताओ, उसे फर्क नहीं पड़ता, आप उसे कोई बुरी खबर बताओ, उसे तब भी फर्क नहीं पड़ता। दैट पर्सन इज कॉल्ड इनडिफरेंट, उदासीन कहते हैं। स्टोइक फिलोसोफर हु टॉट दैट इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो वन सेल्फ। सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? एक इंसान अपने आप को जाने। ठीक है, एंड हैव इंटरनल कंट्रोल ओवर थॉट्स, और एक इंसान के पास इतनी शक्ति हो कि वह अपने आंतरिक विचारों पर कंट्रोल कर सके, एंड इमोशंस, और अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल कर सके। दीज टेनेट्स आर, और ये जो विचारधारा है, आर कीज टू सक्सेस, यही सफलता की कुंजी है। इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन में किसी भी जगह पर आपको सफलता पानी है, यही आपको करना चाहिए। सो वाई नॉट ट्रांसपोज देम, तो क्यों नहीं इन चीज़ों को हम हकीकत में लेकर आए अपने जीवन में। देम टू क्रिकेट टू, अब हमें समझ में आया कि ये इसी चीज़ को हम क्रिकेट में भी ला सकते हैं। क्रिकेट की ही फील्डिंग की बात कही है, क्रिकेट की ही कैचिंग की बात कही है। ठीक है ना जी, बहुत देरी से ये बात जस्टिफाई हुई है, करेक्ट है। अब एपिक्टेटस के ज़माने में तो क्रिकेट था नहीं, तो क्रिकेट के बारे में तो वो कह नहीं रहे थे, लेकिन इनके जो मूल सिद्धांत है ना, वो क्रिकेट में भी जाकर सिद्ध होते हैं, इन जनरल एंड टू फील्डिंग मोर स्पेसिफिकली। ठीक है जी, फाइन। तो इन नियमों को लागू कर सकते हैं क्रिकेट में भी, और सामान्यतः इसको हम फील्डिंग में ज़रूर लागू कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे कहता है ये हमारे सामने, क्या चीज़ कहता है भाई? आगे हमारे सामने कहता है द एरा ऑफ पिकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटर। ठीक है ना, अगर हम उस ज़माने की बात करें जिसमें हम शामिल करते थे केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटर्स को, जो बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, केवल टीम में उन्हीं को उठाने का, या एक्सेप्शनल बॉलर्स को ही उठाने का काम करते थे, इवन इफ दे वर डाउन राइट पुअर, हालांकि ये कितने ही क्यों ना पुअर हों परफॉर्मेंस में, बेचारे क्यों ना हो, पुअर फील्डर्स इज लॉन्ग पास्ट, पुरानी बात हो गई है ना। इवन बिफोर द 20 ओवर बग्स बिट, लिखा है द स्पोर्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2000s, जब 2000 की शुरुआत में जब 20 ओवर का जब मैच खेला जाता था, तब शुरुआत में जब हम कहेंगे तो उस समय यही सोचा जाता था अच्छे बैटर हों या अच्छे बॉलर हों, मैच जीत जाएंगे। फील्डिंग हैड कम टू बी एक्सेप्टेड एज आ, फील्डिंग को स्वीकार किया लोगों ने एज द थर्ड क्रूशियल डिसिप्लिन, ये एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है जिसके बगैर मैच नहीं जीता जा सकता। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं T20 वर्ल्ड कप हुआ, और T20 वर्ल्ड कप वो एक कैच जो सूर्य कुमार यादव ने ली, केवल उस एक कैच की वजह से पूरा मैच बदल गया। कई बार कहते हैं ना कि कई बार फील्डर किसी कैच को नहीं ड्रॉप करता, वो वहां से मैच को ही ड्रॉप कर देता है। यू गॉट माई पॉइंट, हाँ है ना? ठीक है, थर्ड क्रूशियल डिसिप्लिन अब माना जाने लगा है, नॉट जस्ट एन अडेंडम। अब इसको सिर्फ इसलिए शामिल नहीं किया जा रहा है कि ये जरूरी है टू बैटिंग और बॉलिंग, पर ये कंपलसरी है। सम ऑफ द ग्रेट टीम्स ऑफ द पास्ट हैड ईदर इलेक्ट्रिक फील्डर्स और एश्योर्ड कैचर्स। पुराने ज़माने की बात करें टीम्स के अंदर, तो पहले
इलेक्ट्रिक फील्डर्स होते थे, यानी कि बिजली की तरह उनकी रफ्तार होती थी, बिजली की तरह उनकी बॉडी का रिएक्शन होता था, या जिनकी तरफ अगर कैच जाएगी तो वो कैच पकड़ ही लेते थे, और बोथ या दोनों। इंडीड अकॉर्डिंग टू सुनील गावस्कर द ग्रेटेस्ट इंडियन फील्डिंग, ठीक है ना, इनके हिसाब से जो ग्रेटेस्ट इंडियन फील्डिंग होती है, team of all time was the one that clinched the world championship of cricket crown in Melbourne in 1985। 1985 में जिन्होंने क्रिकेट क्राउन जीता था, ठीक है ना जी, फाइन। ये सुनील गावस्कर जी के अपनी मैच का एक एग्जाम्पल है। आ साइड, एक ऐसा पहलू, दैट वाज रेप्लीट, अब जो खत्म हो गया, रेप्लीट का मतलब खत्म हो गया, विद ऑल राउंडर्स इन एवरी सेंस ऑफ द टर्म। द प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन शब्द बना है प्रोफ्यूज से, और प्रोफ्यूज का मतलब होता है जब किसी चीज की एक्सेसिव मात्रा हो जाए। द प्रोफ्यूजन ऑफ T20 क्रिकेट हैज ट्रिगर्ड न्यू अप्रोचेज, नई अप्रोचेज हमारे सामने आ गई हैं, एंड एलिवेटेड फील्डिंग टू अ ग्लोरियस स्पेक्टेकल। और अब जो नज़ारा है, गजब का नज़ारा होता है। आज के T20 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बैटिंग अलग, फील्डिंग अलग, समझ रहे हैं, बॉलिंग अलग, समझ रहे हैं। आज के टाइम में हार्दिक पांड्या सिर्फ खड़े होकर यूं टच करता है और चौका चला जाता है, उसके ऊपर हजारों नहीं लाखों रील्स आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाती हैं। आज हर चीज को अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है जी। आगे क्या लिखा होता है भाई, आगे क्या लिखा है बेटा, बाउंड्री लाइन कैचेस वेयर द फील्डर समहाउ मैनेजेस टू, क्या लिखा है, लिखा है लैच ऑन द, लपकने की, बॉल को किसी भी तरीके से लैच कर लेता है, हाथों से लपकता है। टॉस इट अप इन द एयर, हवा में उछालता है, व्हेन दे आर अबाउट टू क्रॉस द रोप, एंड देन कम्स बैक इनटू द नॉन चैलेंटली पाउचिंग इट। नॉन चैलेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली, इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी वो पाउच कर लेता है, बॉल को लपकता है। आर नो लॉन्गर द एक्सेप्शन, अब ये एक्सेप्शन नहीं रहे। What was Epictetus philosophy about success? सक्सेस को लेकर क्या है सर, आप अपने आप को अच्छे से जानें। अपने आप को अच्छे से जानने की बात यहीं कही गई, फोकस ऑन एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल कहा है। ओनली वर्क हार्ड नॉट स्मार्ट, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। How has the perception of fielding in cricket changed over time? Fielding is now seen as a secondary skill. Fielding has become as important as batting and bowling. Fielding is only valued in T20 cricket. Fielding is considered irrelevant. सर irrelevant नहीं है, अब फील्डिंग उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई जितनी इंपॉर्टेंट बैटिंग और बॉलिंग है, ठीक है भाई। What does Sunil Gavaskar say about 1985 World Champion of Cricket team? It was worst fielding team, greatest Indian fielding team of all time. It had worst batting lineup, or it focused solely on bowling. तो आप यहाँ क्या कहेंगे बच्चे, यहाँ कहेंगे इसके लिए करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। चलिए बच्चों, अगले सवाल की ओर। व्हाट काइंड ऑफ फील्डिंग हैज T20 क्रिकेट पॉपुलराइज, किस तरह की फील्डिंग को पॉपुलराइज किया गया है। बाउंड्री लाइन कैचेस, सर ये तो हमने देखा ही है। स्लो एंड कॉशियस फील्डिंग नहीं, थ्रोइंग बॉल टू द स्टंप्स नहीं, पुअर क्वालिटी फील्डिंग। ये क्वेश्चन तो आधे भी पढ़ते ही आंसर आप बना पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन गजब तरीके से पैसेज को पढ़ा है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एक्सेप्शनल इन फील्डिंग, अब एक्सेप्शनल क्या नहीं माना गया है। कैचिंग अ बॉल विद वन हैंड, डाइविंग टू कैच द बॉल, फास्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बाउंड्री लाइन कैचेस विद द ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, अब इसके लिए आप लोगों को सूर्य कुमार यादव को बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है भाई, फाइन। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर काम करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉन चैलेंटली, अनविलिंगली, ठीक है ना। अब नॉन चैलेंटली को याद करना भी तो बहुत आसान है। देखो, चलने का जब मन ना करे, अनविलिंग हो गया है ना, तो अनविलिंग हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मल सीरियस मैनर, सर ये तो नॉनसेंस हो गया। हरिड जल्दबाजी नहीं, नर्वस एनेक्सियस नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल शांत बैठे हैं, रिलैक्स्ड बैठे हैं, आराम से खड़े हुए हैं बाउंड्री पर, जस्ट लाइक दैट। अचानक से बॉल आती है तो भाई साहब फील्डिंग का क्या लेवल होता है आप लोग जानते हैं भाई साहब, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, चलो इसकी थोड़ी सी ग्लोसरी आप लोगों के सामने है, इसे ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। स्टोइक, जिसे अच्छे बुरे से फर्क नहीं पड़ता, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, प्रोफिजन बहुत अधिक मात्रा, रेप्लीट पूरा भरा हुआ, जो एक्रोबैटिक करतब दिखाने वाला, एक्रोबैटिक उसे भी कहा जाता है जो रस्सी पर चलने का, फनएम्बलिस्ट भी से हम कहते हैं। नॉन चैलेंटली शांत आराम से बिना चिंता के, अडेंडम किसी अतिरिक्त हिस्से को पूरा करने वाला, समझा।
यानी कि किसी ने कोई बात कही, हमने उसको रियल लाइफ सिचुएशन में रिफ्लेक्ट करके देखा, उसको अप्लाई करके देखा। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा और गहराता हुआ आपको नजर आएगा, बड़े ध्यान से इसको पढ़ने का काम करना, ठीक है ना। प्रेम मीन्स लव। प्रेम, ये वो प्रेम चोपड़ा नहीं है भाई, प्यार को ही हिंदी में प्रेम कहते हैं, ठीक है ना। रूपेश मीन्स गॉड ऑफ द फॉर्म, यानी कि जिसके रूप में ईश है, ईश्वर है, गॉड ऑफ द फॉर्म इसे हम कहते हैं। द फुल नेम विल मीन गॉड ऑफ द फॉर्म ऑफ लव, गॉड ऑफ लव। एंड वंस यू रिकॉग्नाइज समथिंग इन यू, अगर एक बार आपने अपने अंदर पहचान लिया, इट स्टार्ट्स हैपनिंग, यही होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, जब आप सुबह उठें तो सबसे पहला पॉजिटिव जो भी विचार आपके दिमाग में आए, आप उसे हमेशा लिखने का काम कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी आपके सबसे पहले, जब सब आप उठे, सुबह उठते हैं ना बाबू, तो सुबह उठते ही सबसे पहले जो पॉजिटिव विचार आप अपने लिए लेकर आए, जो दिमाग में आए, आज मैं ये करूँगा, उसे पेपर से मतलब सजा लीजिए, लिख लीजिए उसको। वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला सबसे पहला विचार आपकी जिंदगी सच में बदलने की ताकत रखता है। और आपके अंदर अगर सबसे पहला विचार कोई नेगेटिव आए, उसे भी पेपर पर लिख लीजिएगा। जब आप उसे पेपर पर लिखें तो भाई साहब, जब पूरी तरीके से नहा धोकर रेडी हो जाए ना, तैयार हो जाए, उस पेपर को देखते हुए उसको जलाना। क्यों? आप अपनी नेगेटिविटी, अपने लिए जो भी आपके अंदर है, उसको आप जला देना चाहोगे। यही आपकी जिंदगी को पॉजिटिव रास्ते पर लेकर जा सकती है, ठीक है। एंड वंस यू रिकॉग्नाइज समथिंग इन यू, इट स्टार्ट्स हैपनिंग। एक बार आपने अपने अंदर पहचान लिया, बस वही होना शुरू हो जाता है। दैट इज द मिरेकल। यही अपने आप में एक चमत्कार है। यहाँ प्यार की बात कही गई है भाई। इफ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज बींग डिप्रेस्ड, अगर आप अपने बारे में डिप्रेस्ड फील करना शुरू करोगे, you remain depressed. If you think of yourself as being unhappy, you remain unhappy. It is only a turning in your thought. सिर्फ जो आपने सोचा, आप उसी दिशा में चलते चले जाते हैं विचारों के अनुसार। You can become happy. आप खुश हो सकते हैं just by deciding to be happy. खुश होना अगर आपने डिसाइड किया है। People think that they are unhappy because they are in some cause for them to be unhappy. लोग इसलिए ज्यादा उदास रहते हैं क्योंकि उन्होंने उदासी का कोई कारण अपने लिए चुना है कि भाई तो मैं इस वजह से तो उदास रहूंगा। The reality is just the opposite. They have decided to be unhappy. हकीकत यह है, लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मैं नाखुश रहूंगा, तो वो नाखुश ही रहेंगे, ठीक है। Hence the cause exists. और यही है वो कारण जिसकी वजह से इंसान की लाइफ डिस्टर्ब होती है। It is not the cause that makes them unhappy because they have decided to be unhappy. The cause comes into existence and they are looking at things just in the reverse. लोग अगर इसी को उलट कर देखना शुरू कर दें तो चीजें बदल जाएंगी। Once you decide, immediately that thing starts happening because the inner power of man is infinite. किसी भी इंसान के अंदर जो अंतर शक्ति है वो इनफाइनाइट है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो बियॉन्ड होती है, वो अपने आप में कंसीडरेशन से बाहर होती है। तो भाई हमारे सामने ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। हाउसओवर, फिर भी वी सीम ऑन द सरफेस, हम सरफेस पर ही अपने आप को फील करते हैं। वी आर नॉट लिमिटेड, हम लिमिटेड नहीं हैं, हमारे अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, बस महसूस करने की बात है। द डीपेस्ट सोर्स ऑफ योर बीइंग इज अनलिमिटेड, ठीक है ना। जो सबसे गहरा सोर्स है ना आपके अंदर, वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। सो वंस यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ योर बीइंग डिवाइन, अगर एक बार आप अपने बारे में ये विचार ले लें कि आप उस भगवान के ही रूप हैं, यू स्टार्ट बिकमिंग डिवाइन, आप सच में भगवान का रूप बन जाते हैं। नथिंग एल्स इज नीडेड, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ थॉट क्लाइमेट अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने और चारों ओर एक ऐसी क्लाइमेट क्रिएट करनी होगी अपने विचारों से जो आप बनना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि सर हम मोटिवेटेड कैसे रहें। मोटिवेटेड रहने का सबसे अच्छा एक तरीका है, हर रोज जब सुबह आप उठें तो उठने के बाद आप अपने दिमाग को ट्रेन करें, आप अपने आप को दिमाग को ट्रेन करें और महसूस करना शुरू करें कि एक दिन मुझे ये बनना है, वही इंसान मैं हूं। सिर्फ 5 मिनट के लिए वैसा महसूस करना शुरू करो, आपका पूरा दिन बदल जाएगा। समझ रहे हैं? इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचना शुरू कर देंगे ना, आप उन्हीं तरह की क्वालिटीज अपने अंदर अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। सुबह उठकर सिर्फ इतना सोचना है, कल तो जैसा था कोई बात नहीं, आज मैं कम से कम 6 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा।
आप देखो 6 घंटे नहीं 4 घंटे भी पढ़ोगे ना, वो प्रोडक्टिविटी आपकी 6 घंटे के बराबर होगी। और अगर आप सब कुछ ब्लैंक माइंड से कर रहे हो और जबरदस्ती बांधे हुए दिमाग में पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, वो थोड़े दिनों के अंदर आपको लगने जाएगा पढ़ना भी एक बोझ है, काम है, जबकि ये काम नहीं है। आपकी जिंदगी को बदलने का एक अकेला रास्ता है, तरीका है। तो पढ़ना कोई काम नहीं है बच्चों आपके लिए, आपकी जिंदगी को बदलने का एक ऐसा टूल है जो हमारी हैबिट में आ जाना चाहिए। सो दिस हैज टू बी योर क्लाइमेट, यही आपकी जलवायु होनी चाहिए। बिकम मोर एंड मोर, क्या लिखा है बेटा, लविंग, ज्यादा से ज्यादा प्यार भरे बने। एंड थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ टेम्पल ऑफ लव, और अपने शरीर को सोचे कि इसमें अनंत प्यार भरा हुआ है। एंड द गॉड ऑफ लव इज सिटिंग जस्ट इनसाइड योर बीइंग, आपके अंतर्निहित है वो प्रेम का रूप, भगवान का रूप। ठीक है जी। इन द बिगिनिंग इट विल लुक लाइक अ फैंटेसी, शुरुआत में एक फैंटेसी महसूस होती है, एक फिक्शन महसूस होता है, ठीक है ना, हमें एक काल्पनिक बातें लगती हैं शुरुआत में। सून यू विल रियलाइज, धीरे धीरे आप इस चीज को महसूस करेंगे दैट इट्स हैज नहीं, इट हैज, यहाँ पर शायद ग्रामेटिकली गलती है, दैट इट हैज बिकम द रियलिटी। एंड वंस यू हैव लर्नड दिस सीक्रेट आर्ट ऑफ चेंजिंग योर लाइफ जस्ट बाय कॉन्शियस डिसीजन, कि आपने अपने आप से इस बारे में सोचना शुरू किया कि मैं ऐसा हूं, यू हैव लर्नड समथिंग ट्रेमेंडसली, आपने बहुत बड़ी चीज अपने जीवन में सीख ली है और जो बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। देन यू कैरी अ की इन योर हैंड विच कैन अनलॉक ऑल डोर्स, जिसके जरिए, और इसी सोच के जरिए आप जिंदगी के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। इट इज अ मास्टर की, नो लॉक एग्जिस्ट दैट इट कैन नॉट ओपन, कोई ऐसा ताला आपके सामने नहीं आएगा जिसको आप नहीं खोल सकते। तो जीरो एक्सपीरियंस नाम की पुस्तक से ली गया है ये आपके लिए पैसेज। चलिए, what is considered the master key that can unlock all the doors in life? Infinite power, it feels overwhelming, love, conscious decision making. Conscious decision making is the correct answer. Question number 2, according to the passage, what is the main reason people remain unhappy? They do not know how to change their thoughts. विचारों को कैसे बदलना है वो ये नहीं जानते, विचार तो कोई बदल नहीं सकता। Their inner power activates, positive change begins. हो सकता है ये इसका करेक्ट आंसर हो। External circumstances dictate their mind. ठीक है ना जी, ध्यान से समझना, पैसेज क्या बताता है, क्या कारण है लोगों के लिए जिसकी वजह से लोग उदास रहते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया होता है कि हमें उदास रहना है। ठीक है जी। What happens when a person decides to think positively according to the author? ऑथर के अनुसार, ठीक है ना, क्या होता है जब कोई भी पर्सन डिसाइड करता है, ठीक है ना, पॉजिटिव सोचना। दे वेट फॉर एक्सटर्नल चेंज, दे रिमेन द सेम, दे हैव डिसाइडेड टू बी अनहैप्पी, दे इन अ पावर एक्टिवेट्स एंड पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है ना, चेंज बिगिंस, यही करेक्ट होगा। पॉजिटिव हो जाते हैं और चारों ओर पॉजिटिविटी सब चीजों को बदलने की क्षमता पैदा कर देती है। How does the author describe the initial feeling when one starts thinking of themselves as divine? It feels overwhelming. Overwhelming का मतलब होता है जब जरूरत से ज्यादा या कंट्रोल से बाहर आप खुश हो जाएं। It feels, क्या लिखा है बेटा, It feels natural. It seems like fantasy or fiction. Their circumstances improve immediately. ठीक है। How does the author describe? Author इसे कैसे डिस्क्राइब करता है? ऐसे डिस्क्राइब करता है सर, पैसेज ने कहा है लोगों के लिए एक फैंटेसी बन जाती है, ऐसा लगता है ये कल्पनाओं से भरी एक कहानी है, लोगों के लिए ऐसा हो जाता है अगर वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो। What is the meaning of the name Prem Rupesh according to the passage? Infinite power, love, god of the form of love. ठीक है जी, रूपेश रूप है जिसका ईश्वर जैसा, फॉर्म, और प्रेम का मतलब लव, दोनों चीजों को शामिल करने की बात कही जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन 6 भी है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? मेरे बच्चों इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोगों को होमवर्क में देना है। ठीक है बच्चे, और डिप्रेस्ड, उदास, ठीक है जी, इनफाइनाइट, अनंत, सोर्स, फैंटेसी। बेटा ये कुछ ऐसे शब्द जो आपको सीखने चाहिए, काम आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल। एक बार फिर से फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आप सभी के सामने। बहुत मजा आएगा आप लोगों को जब इन क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे। पता है क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों की लाइफ की रियल मोटिवेशन है, ये आप लोगों को अंदर से प्रेरित करते हैं जिंदगी को जीना कैसे चाहिए। ठीक है बेटा, आओ मेरे बच्चों क्वेश्चन को पहले पढ़ के देखेंगे, स्क्रीन को फ्रीज करेंगे।
आनंद मीन्स ब्लिस, आनंद का अर्थ होता है खुशी, है ना। एंड बी लिखा है भवन मीन्स फीलिंग, ठीक है ना, भवन मीन्स फीलिंग, ठीक है। तो यहाँ लिखा है फील इट एंड यू विल हैव इट, यू आर मिसिंग इट ओनली बिकॉज यू हैव नॉट लुक्ड एट इट थ्रू फीलिंग, ठीक है ना जी। आप इसे महसूस करोगे, आनंद को, आनंद महसूस हो जाएगा। आप इसको मिस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने अभी तक इस दृष्टि से इस चीज को देखा नहीं है। एंड फीलिंग इज रियल लाइफ, और फीलिंग यानी कि एहसास, यही सही जीवन है। आप कहोगे सर यही सही जीवन है, ये थोड़ा सा गंभीर हो गया है मुद्दा, इसको समझाने का काम करें। देखिए बच्चों, अगर हम अपने आप का एक एहसास ये रखें कि यार हम जानवरों से कितने ज्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं, समझ रहे हैं, जानवरों से हम कितना ज्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं, अगर इस बात का हमें एहसास होगा तो हम जानवरों को नुकसान पहुंचाने से पहले अपने आप को रोक देंगे। सवाल को बदलता हूँ, सवाल को बदलता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्वर्ग जाएंगे मृत्यु के बाद और बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपने अपना स्वर्ग यहाँ पर अच्छे से बना लिया है। कैसे? बारिश हो रही है, आप अपने घर पे छत के नीचे खड़े हैं, समझिएगा ध्यान से। गर्मी है, पंखा एसी कूलर आपने चला लिया, गर्मी खत्म कर दी। सर्दी है, आपने अपने घर में थोड़ी सी आग जला ली, आप कंबल में बैठे हैं, गर्म चाय पी का आनंद ले रहे हैं। और स्वर्ग कैसा चाहिए भाई? स्वर्ग के लिए कोई रेडीमेड प्रोडक्ट कहीं से नहीं आना। स्वर्ग कहाँ है? वो सिर्फ आपका एहसास है। आपको कहीं पर जाना है, आपको अगर कहीं पर जाना है, दूरी ज्यादा है, ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है, जैसा जिसकी क्षमता है खर्च करने की उसके हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपके पास अपना टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आपके पास अपना कुछ भी साधन है, सर ये सुविधाएं तो हैं, आपने अपने जीवन को आसान तो बना लिया। तो इसके अलावा अगर आपके दिल में इन चीजों को लेकर फीलिंग नहीं है तो आप रियल लाइफ से परे हैं। थिंकिंग इज फोनी बिकॉज थिंकिंग इज ऑलवेज अबाउट, इट इज नेवर द रियल थिंग, ठीक है ना जी। तो जो थिंकिंग है इज फोनी, फोनी का मतलब होता है बोगस। अब बोगस का मतलब क्या होता है? जो धोखा देने वाली होती है, ठीक है ना। तो जो थिंकिंग है वो हमारे सामने बोगस होती है। बोगस की स्पेलिंग गलत लिख दी ना मैंने, हाँ मैं डाउट में था, ठीक है ना जी। थिंकिंग इज बोगस बिकॉज थिंकिंग इज ऑलवेज अबाउट, थिंकिंग हमेशा किस चीज के बारे में होती है? बोगस का मतलब होता है बेटा फेक, कॉड, ठीक है। इट इज नेवर द रियल थिंग, सोच सिर्फ सोच ही होती है, असली चीज नहीं होती, रियल थिंग नहीं होती। इट इज नॉट थिंकिंग अबाउट द वाइन दैट इट कैन मेक यू इंटॉक्सिकेटेड, इट इज द वाइन, ठीक है ना। सोच ये नहीं कहती कि सोच की वजह से आप ये सोच लें कि भाई वाइन जो है वो आपको जो कैन मेक यू इंटॉक्सिकेटेड, कि वाइन की वजह से आपको नशा होगा। एग्जैक्टली नशा करने का जो सारा जिम्मा है वो वाइन का है, ठीक है ना। यू कैन गो ऑन थिंकिंग अबाउट द वाइन, आप वाइन के बारे में कितना ही सोचते रहो, अगर मैं वाइन के बारे में कितना ही सोचता रहूं तो मुझे वाइन का नशा तो हो ही नहीं सकता, है ना। बट जस्ट बाई थिंकिंग अबाउट द वाइन यू विल नेवर बिकम इंटॉक्सिकेटेड, यू विल हैव टू ड्रिंक इट, आपको उसे पीना पड़ेगा। एंड द ड्रिंकिंग हैपन्स थ्रू द फीलिंग, और ड्रिंकिंग होती है तब जब आप उसके लिए अपने दिल में एक फीलिंग का एहसास जगा लो। थिंकिंग इज अ सूडो एक्टिविटी, सूडो का मतलब होता है नकली, सूडो का मतलब होता है फेक, इसका सिनोनिम ऊपर हमने लिखा है। थिंकिंग इज अ सूडो एक्टिविटी, अ सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी, ये अपने आप को सब्स्टिट्यूट करा देता है रियल फेज को। इट गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, ये फीलिंग एक ऐसी चीज है, मतलब क्या चीज है, थिंकिंग एक ऐसी चीज है सर जो आपको एक झूठा एहसास दे देता है किसी भी चीज का जो हो रहा है, ठीक है ना। एंड नथिंग हैपन्स, जबकि हकीकत में कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग, तो आपको थिंकिंग से फीलिंग की तरफ शिफ्ट होना होगा। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा जटिल हो गया मामला समझना, आपको शिफ्ट करना होगा अपने आप को, कहाँ से? सिर्फ सोचने से, किसकी ओर? एहसास की ओर। अब दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है, सोचने में आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सोचने में आपके सामने जो चीज है वो रियल है या अनरियल है इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों फीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो फीलिंग का मतलब जो है उसी चीज को महसूस आप कर रहे हैं, करेक्ट है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाते?
बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि जो वो अपने जीवन में कर रहे हैं उस काम करने के एहसास को वो कभी एंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो रोड साइड पर बैठा हुआ एक लड़का, ठीक है ना, जिसके हाथ पैर मुंह सब काले हुए पड़े हैं और वो किसी बाइक में पंक्चर लगा रहा है, ठीक है ना, साइड में उसका फोन पड़ा है जिस पे कोई भी गाना चल रहा है, कोई भी मतलब कवाली चल रही है, और वो अपनी गर्दन हिला के अपना भैया पंक्चर रगड़ रहा है, समझ रहे हैं। तो वो अपने काम के साथ अपनी फीलिंग को जोड़ता है, इसलिए चाहे भले ही वो कम कमा रहा है लेकिन वो सच में सक्सेसफुल है। और एक बच्चा जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, सर 5,000 रुपये उसकी लाइब्रेरी की चाहे फीस क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही महंगे कोर्स क्यों ना पढ़ रहा हो, चाहे आने के लिए जाने के लिए उसके घर वालों ने उसको 2 व्हीलर 4 व्हीलर क्यों नहीं दिया हुआ, चाहे उसके पास iPhone 16 Pro Max क्यों ना हो, लेकिन वो उस पढ़ाई के काम में अपनी फीलिंग अगर नहीं जोड़ता है तो समझ लेना वो इंसान वहीं से असफल है। उसकी नौकरी भले ही लग जाए लेकिन वो मेंटली फ्रस्ट्रेट ही रहेगा, वो उस नौकरी की भी वो इज्जत नहीं कर पाएगा जो इज्जत वो साइड रोड पर बैठकर एक पंक्चर लगाने वाला लड़का करता है। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस दिन सफल हो अपनी जॉब के साथ एक फीलिंग अटैच करना कि ये मैंने बहुत मुश्किल से पाई है और इस जॉब की और इस काम की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा। हम्म? अब देखिए भाई, थिंकिंग और फीलिंग में बहुत फर्क होता है। थिंकिंग मात्र सोचना है, फीलिंग टू दैट्स माय इंडिकेशन, और यही मेरा इशारा है दैट थ्रू योर नेम शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग टू, अपने नाम से आप इस पे शिफ्ट होंगे। एंड द बेस्ट वे विल बी टू स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम हार्ट, ठीक है ना जी। और जब आप अपने दिल से खुद ब खुद सांस लेना शुरू करोगे, अभी तो बायोलॉजिकली काम कर रहा है हमारा दिल, ठीक है ना जी। इन द डे एज मैनी टाइम्स यू रिमेंबर, जितनी भी बार आपको याद हो सके इसको याद रखना। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी एक बार सांस लेना, फील इट हिटिंग जस्ट इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, और अपने इस गहरे सांस को महसूस करना अपने चेस्ट में जब आप इस सांस को भरते हैं छोड़ते हैं। फील एज इफ द होल एग्जिस्टेंस इज पोरिंग इनटू यू, महसूस करना पूरी दुनिया की ताकत आपके अंदर समा रही है। इनटू योर हार्ट, एग्जैक्टली इन द मिडल, नॉट ऑन द लेफ्ट, एग्जैक्टली इन द मिडल, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि शरीर तो जिम जाकर कोई भी बना लेता है लेकिन जो जिगरा है वो इंसान के अंदर पहले से ही होता है, समझ रहे हैं। आपने देखा होगा एक आदमी है 40 किलो उसका बेचारे का वजन है, वो जाकर मारपीट किसी के भी साथ कर लेता है। और एक ऐसा इंसान है जो वजन अच्छी बॉडी बिल्ड किए हुए है, 80-90 किलो उसका वजन है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं किसी के सामने जाके खड़ा हो जाए, सी, है ना। आगे देखते हैं भाई, इनटू योर हार्ट, एग्जैक्टली इन द मिडल, नॉट ऑन द लेफ्ट, नॉट ऑन द राइट, ठीक है, एग्जैक्टली इन द मिडल, दैट इज वेयर योर हार्ट सेंटर इज, यही आपका हृदय स्थापित है। इट डिफर्स विद द डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों का अलग अलग एहसास होता है, उनके दिल का एहसास अलग अलग होता है, ठीक है ना जी। ऑर्डिनरीली इट इज लीनिंग टू द राइट, सामान्यतः दाईं तरफ दिल का झुकाव होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फिजिकल हार्ट, और ये जो हार्ट है ना ये बेसिकली जो है ना फिजिकल हार्ट से बिल्कुल अलग है। फिजिकल हार्ट एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है हमारे शरीर में। मैं आपको हार्ट के बारे में समझाता हूँ। हार्ट आखिर कहते किसे हैं, बाइबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। बाइबल कहता है हार्ट इज कॉल्ड सीट ऑफ ऑल द इमोशंस, सीट ऑफ ऑल द इमोशंस, इंसान के जितने भी इमोशंस हैं उन सभी के सभी इमोशंस की गद्दी, सीट कहलाती है हार्ट, समझ रहे हैं। तो आप कई बार कहते हैं ना इमोशनल हो गया, कोई इंसान इमोशनल हो गया, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हो गया, जो उसने अपने एहसास अपने दिल में संजो के रखे थे वो बिखरने शुरू हो गए। और जिस इंसान का दिल टूट जाता है एग्जैक्टली उस इंसान का एहसास कंट्रोल करने की क्षमता खत्म हो जाती है, करेक्ट है। एक छोटा सा, मैं आज आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी एक बात मुझे याद आ गई, ठीक है। किसी इंसान ने एक सदगुरु से पूछा, वो सदगुरु कोई भी था, उसने पूछा कि कलयुग की खास पहचान क्या होगी। उन्होंने पूछा कलयुग की खास पहचान क्या होगी, तो सदगुरु ने जवाब दिया कि कलयुग की खास पहचान ये होगी, जो पहले जितने भी युग थे ना उन सभी युगों में मनुष्य के पास एक ही दिल हुआ करता था।
एक ही दिल हुआ करता था कि उसे कोई काम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। एक ही दिल उस इंसान के पास होता था। लेकिन कलयुग की पहचान होगी, एक इंसान के पास दो दिल होंगे। वो हर जगह पर, हर स्थिति में, हर हाल में भटकेगा, ऐसा करूं या नहीं करूं, ऐसा करूं या नहीं करूं, ये मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस काम को करने में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये जो दिल के बंटने हैं, ये कलयुग की खास पहचान है। आप अपने अंदर भी इस चीज़ को झांकिए, अपने आसपास के लोगों के अंदर भी इस चीज़ को झांकिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ से भरे पड़े हैं कि वो किसी काम को करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके दिल दो हिस्सों में बटे हैं, उनके एहसास दो हिस्सों में बटे हैं। आप रियलाइज कर लेंगे जिस दिन इस बात को अपने अंदर कि सर जो मुझे करना है वो मुझे करना है। नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी पढ़ाई करने की जो हिम्मत है ना, वो उस मुश्किल से भी बड़ी है, तो मैं पा लूंगा, इसमें कौन सी दिक्कत है। आप बस गुरुजी मेरा हाथ पकड़ो, मुझे सही मार्गदर्शन करो, मैं चलूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। वेरी सिंपल है ना। तो मेरे बच्चे, ये बहुत अच्छी बात हमने यहाँ सीखी। इट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, ये बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। इट बिलोंग्स टू सबटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर, यहाँ सबटल बॉडी कहना ये चाह रहा है SOUL, सोल, ठीक है ना जी। यहाँ सबटल बॉडी का मतलब सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा को माना जाता है। योर हार्ट इज एग्जैक्टली इन द मिडल एंड दैट इज अ गुड साइन, अ वेरी गुड साइन ऑफ बैलेंस। संतुलन आपने पा लिया है। यू कैन हैव सेंटरिंग वेरी इजीली, ठीक है ना। आपने बहुत अच्छे से केंद्रित कर लिया है। द जीरो एक्सपीरियंस से लिया गया है ये। आइए, पहला सवाल आप सभी के सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम आनंद भवन अकॉर्डिंग टू द पैसेज? ब्लिस एंड फीलिंग, हार्ट एंड माइंड, माइंड का कहीं जिक्र नहीं। इंटॉक्सिकेशन एंड बैलेंस, सर इंटॉक्सिकेशन बैलेंस दोनों अलग चीजें हैं। थॉट एंड लाइफ, बिल्कुल नहीं सर, आप कहेंगे खुशी और हमारा एहसास। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड फीलिंग? थिंकिंग इज रियल, सर उल्टा बता दिया, थिंकिंग तो फेक है। फीलिंग इज रियल लाइफ, थिंकिंग इज सूडो एक्टिविटी। हो सकता है थिंकिंग इज ऑलवेज इमोशनल, बिल्कुल भी नहीं। थिंकिंग इंटॉक्सिकेट करती है, नहीं सर, इंटॉक्सिकेशन का थिंकिंग से लेना देना नहीं है, ठीक है दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट थिंकिंग इन रिलेशन टू वाइन? ठीक है ना, थिंकिंग रिलेशन टू वाइन से क्या सजेस्ट करना चाहता है लिखने वाला? थिंकिंग अबाउट वाइन मेक्स वन इंटॉक्सिकेटेड, बिल्कुल भी नहीं। ड्रिंकिंग वाइन एंड थिंकिंग अबाउट इट आर द सेम, ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं सर। थिंकिंग अबाउट वाइन डज नॉट इंटॉक्सिकेट, ड्रिंकिंग इट डज, ठीक है। वाइन शुड बी अवॉइड, नहीं नहीं नहीं, पैसेज में जो कहा है वो आपको बताना है, दैट सी फॉर चाइना। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, वेयर डज द पैसेज सजेस्ट यू फोकस व्हाइल ब्रीदिंग? कहाँ फोकस करना चाहिए ब्रीद करते वक्त? लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडल, बॉटम ऑफ द चेस्ट? तो सर सेंटर की बात कही गई थी ना, तो मिडल ऑफ द चेस्ट, फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the passage suggest about the heart center in relation to the subtle body? It is located in the physical heart, बिल्कुल भी नहीं। Located on the right side of the body, नहीं। Different for everyone but usually near the middle of the chest. It has no relation to balance in the body. तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर हमारे सामने C for China. According to the passage, इसने पैसेज के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है, ठीक है ना। बेटा आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाने से पहले स्क्रीन को रोक लिया करो। मैं तो आपके साथ मिलकर इस पैसेज के आंसर को कंटिन्यूएशन में डिस्कस कर रहा हूं। आप स्क्रीन को रोककर क्वेश्चन पढ़ के और उसके बाद उसका आंसर बताने की कोशिश, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को ऑफ स्क्रीन दिखाई दूंगा, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकें। What does the word phony means in the context? Genuine, fake और false, emotional, balance? तो fake है, ठीक है जी, ओके। चलिए बच्चों, थोड़ी सी ग्लोसरी पर काम कर लेते हैं। ब्लिस परमानंद, फीलिंग भावना महसूस करना, फोनी नकली झूठा, इंटॉक्सिकेटेड नशे में मदहोश, सूडो, सूडो का मतलब ही होता है फेक, तो फेक हो गई भैया क्या, एक्टिविटी। करेक्ट हो गया बच्चों, हाँ या ना। चलिए दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। ये है एक सीरियस पैसेज, ध्यान देना है हर एक बात पर, ठीक है बेटा। आज बच्चों, ये सीरियस जो लिखा हुआ है ना, ये इस पैसेज की टोन है, इस पैसेज को लिखने वाले राइटर का एक मूड है। ये क्वेश्चन फंसते हैं बेटा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज पार्च्ड, पार्च्ड का मतलब क्या होता है, सूख गया, तो सूखने को हम क्या कह देंगे, ड्राइड। द अमेजन रिवर बैटर्ड बाई बैक टू बैक ड्रॉट्स फ्यूल्ड बाई क्लाइमेट चेंज।
तो जो अमेजन रिवर है, यहाँ पर जो बैटर्ड लिखा है ना हमारे सामने, तो बैटर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको बार बार स्ट्राइक किया गया है, टकराया है, स्ट्राइक अगेन। तो स्ट्राइक ही सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। बाय बैक टू बैक ड्रॉट्स, बार बार यहाँ पर सूखे आए हैं, फ्यूल्ड बाय क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से। इज ड्राइंग अप, ये सूख रहा है, विद सम स्ट्रेचेस ऑफ माइटी वाटरवे, किस तरह से, स्ट्रेचेस का मतलब जो फैलाव है, ऑफ द माइटी वाटरवे, पानी का जो रास्ता है, ड्वेंडलिंग, मिक्सिंग टू शैलो, शैलो का मतलब क्या होता है, शैलो का मतलब होता है नी डीप वाटर, ये पानी है, ठीक है ना जी, ये एक इंसान का पैर है, ठीक है, इसको समझने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं तरीका हो सकता भाई, ठीक है ना, ये एक इंसान का घुटना है, ये पैर है भाई, ठीक है, हाँ है ना। अब यहाँ तक का जो पानी है, ये शैलो वाटर है, जो पानी का ये लेवल हमने बताया आपको, ठीक है। टू शैलो पूल्स ओनली अ फ्यू फीट डीप, कुछ ही फीट गहरा है। वाटर लेवल्स अलोंग सेवरल सेक्शंस ऑफ द अमेजन रिवर विच विंड्स नियरली 4000 माइल्स, ठीक है। विंड्स का मतलब सर्कुलर वे में इधर उधर भटकते हुए करीब करीब 4000 मील अक्रॉस साउथ अमेरिका में फैला पड़ा है। फेल लास्ट मंथ टू देयर लोवेस्ट लेवल, और सबसे नीचे स्तर पर ये पहुंच गया ऑन रिकॉर्ड, जो दर्ज हुआ। According to figures from the Brazilian Geological Services, in one stretch in the Brazilian state of Amazonas, the river was 25 feet below the average for this time of year, ठीक है ना जी। 25 फीट कम थी इसकी पानी की जो हाइट नॉर्मल होनी चाहिए, बिलो द एवरेज फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर, अकॉर्डिंग टू द एजेंसी विच बिगैन कलेक्टिंग डेटा इन 1967, जो डेटा कलेक्ट हुआ है 1967 में, पार्ट्स ऑफ 3 ऑफ अमेजन रिवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज, लिखा है कौन सी भाई, जो खास मेजर रिवर भी बन जाती हैं इसी से निकलकर, ट्रिब्यूटरीज हम कहते हैं उपनदियाँ, जो मुख्य नदी के सहारे हल्की हल्की नदियाँ निकल जाती हैं, ठीक है। मेजर रिवर्स इन देयर ओन राइट, ईच स्पेनिंग ओवर 1000 माइल्स हैव आल्सो फॉलन टू हिस्टोरिकल लॉज, इनका भी ऐतिहासिक दर्ज हुआ है, ठीक है ना। ऐतिहासिक जो इनका जल स्तर कम हुआ है वो भी अपने आप में रिकॉर्ड किया गया है। द क्राइसिस हैज क्या लिखा है, ग्रिड लॉक्ड द अमेजन। तो ग्रिड लॉक्ड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज के मूवमेंट को जाम कर देते हैं, ट्रैफिक जैम सुना आप लोगों ने, तो यही होता है ग्रिड लॉक्ड द अमेजन, अमेजन का मूवमेंट ही इसने पूरी तरीके से कम कर दिया है। आई वाइटल वाटरी सुपर हाईवे दैट सर्व्स एज प्रैक्टिकली द ओनली वे टू कनेक्ट फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड मूव कॉमर्स अराउंड सम ऑफ द मोस्ट रिमोट स्ट्रेचेज ऑन द प्लैनेट। अब यहाँ हमें एक बात समझ में आई कि ये अमेजन बह रही है, ठीक है ना, तो पानी का जल स्तर अगर कम हो गया तो इसके ऊपर जितना भी शिपिंग कार्गो का काम चल रहा था वो भी अपने आप में क्या हो गया, जाम हो गया। भाई पानी का जल स्तर ऊंचा होगा तभी तो पानी का ट्रैफिक इस पर चलाया जा सकता है। पानी का जल स्तर 25 फीट कम हो गया तो ये भी अपने आप में पूरी तरीके से संभव नहीं है बच्चों, है ना। चलो जी, ये भी अच्छी बात समझ में आई। फेस्ड विद अ सिचुएशन दैट शोज नो साइन ऑफ अबेटिंग, तो यहाँ पर अबेटिंग शब्द निकल कर आया है अबेट से, और अबेट का मतलब क्या होता है, जब कोई स्थिति कम हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है फेस्ड विद द सिचुएशन दैट शोज नो साइन ऑफ अबेटिंग, ठीक है ना जी, फाइन। तो अबेटिंग का मतलब मैंने अबेट से आपको बता ही दिया है, टू मेक लेस एक्टिव, टू मेक लेस इंटेंस लिखो और अच्छा शब्द हो जाएगा आपकी नजरों में, है ना बेटा। ब्राजील हैज रिजोर्टेड टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या लिखा हुआ है, मेजर दैट माइट हैव बीन अनथिंकेबल नॉट टू लॉन्ग अगो, ठीक है ना। तो ये वापस अपनी उसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर पर आ जाएगी जो अनथिंकेबल है, नॉट टू लॉन्ग अगो, जो ज़्यादा पहले नहीं था। मेकिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर डीपर, अब ये दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है इसको डीपर करने के लिए स्टार्टिंग दिस मंथ द कंट्री प्लान्स टू बिगिन dredging sections of the river with the aim of ensuring that even in times of drought people and goods can keep moving, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, मेकिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर डीपर, ठीक है ना, इसको और गहरा रहे हैं दोबारा से इस महीने की बिल्कुल शुरुआत से ही, ठीक है। और इसको गहरा कैसे करना है, ड्रेजिंग से। ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए नदी का ऊपरी इलाका है, ठीक है ना जी, और ये नदी की
जिसे हम रिवर बेड कहते हैं, जो जमीन का हिस्सा है, ठीक है ना जी। अब आप लोग समझिएगा, इसके ऊपर पत्थर मिट्टी जब इकट्ठी हो जाती है, पत्थर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो इसका गहराई कम हो जाती है। तो डिसाइड क्या किया, इस महीने की शुरुआत से इसके नीचे से क्या करेंगे, ड्रेजिंग, इसकी सफाई करेंगे। तो क्या है, पानी का जल स्तर वापस गहरा फील होना शुरू करेंगे हम, ठीक है। पीपल एंड गुड्स कैन कीप मूविंग, जिससे लोग और चीज़ों को हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकें, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, पहले सवाल को बेटा स्क्रीन को रोक कर फ्रीज करके अपने आंसर को बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज कोजिंग अमेजन रिवर टू ड्राई अप, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट्स, इंक्रीज्ड रेनफॉल, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो आपकी तरफ से सीधा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट्स, फाइन। How much lower how much lower were the water levels in the Brazilian state of Amazons compared to the average for that time of year? 25 feet, 10 feet, 50 feet, 5 feet. ये तो फैक्चुअल है, पैसेज के अंदर सीधा आंसर इसका हमें मिल गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टू टॉक अबाउट, what is the Amazon river's role in the region? It is a tourist attraction, a religious site, main source of drinking water for entire continent, serves as the key transportation। हमें तो पैसेज में यही बताया है कि ये कॉमर्स का एक रास्ता बन जाता है, यहाँ पर कार्गो से चीज़ों को इधर से उधर भेजा जाता है। पैसेज में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। हाँ, पैसेज के अलावा ये सच है नहीं है, इस बारे में हम नहीं जानते हैं। व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर इज ब्राजील प्लानिंग टू टेक टू एड्रेस द रिवर क्राइसिस, बिल्डिंग अ डैम, मेकिंग द रिवर डीपर बाय ड्रेजिंग, बिल्कुल यही हम लोगों ने समझा है बच्चों। डाइवर्टिंग द रिवर टू अदर एरियाज, रीलोकेटिंग कम्युनिटीज अवे फ्रॉम द रिवर। तो इसके लिए बी फॉर बॉम्बे ही बेहतरीन आंसर होगा हमारे सामने। आइए, व्हाट हैज बीन द अफेक्ट ऑफ द ड्रॉट ऑन अमेजन रिवर्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, क्या प्रभाव है। दे हैव एक्सपेंडेड इन साइज, दे आर अनअफेक्टेड बाय द ड्रॉट, दे हैव आल्सो फॉलन टू हिस्टोरिकल लोज, ठीक है जी। दे हैव बिकम पोल्यूटेड, पोल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं की गई है भाई, है ना। साइज बढ़ नहीं सकता, घटेगा भाई, नदी में पानी नहीं होगा, साइज घट जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अनअफेक्टेड रह कैसे सकते हैं सर, पोल्यूटेड हो गए हैं, पैसेज में नहीं कहा गया है। क्वेश्चन 6 पर आते हैं बेटा, ड्विंडलिंग वर्ड का आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है, क्या मतलब होता है। तो आप कहेंगे सर एक्सपेंड करना नहीं, इंक्रीज नहीं, रिमेनिंग कंस्टेंट नहीं। ड्विंडलिंग का मतलब होता है जो अपने आकार को कंपैरेटिवली छोटा कर लेता है, ठीक है ना जी, फाइन। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी इसकी ग्लोसरी भी देख लेते हैं, पढ़िएगा जरूर। पार्च्ड सूखा हुआ, ड्विंडलिंग कम होता हुआ, ड्रॉट सूखा, ट्राइब्यूटरीज उपनदी, ग्रिड लॉक्ड और ड्रेजिंग, ये हमारे सामने है। अब ड्रॉट की स्पेलिंग आपने ध्यान से देखी, मैं आप लोगों को छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूं बच्चों। एक तो मुझे इस ड्रॉट्स का अर्थ बताइएगा, इस ड्रॉट्स का क्या अर्थ होता है। दूसरा, मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा इस फेमाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी देखता हूं तो ये भी सूखा और ये कुछ अकाल जैसा लगता है। तो इन दोनों में ना क्या फर्क होता है मुझे ये बताएं, ठीक है ना। एक और सवाल आप लोगों से पूछता हूं, हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल, ये दोनों शब्द आपको क्लोज टेस्ट में फंसाएंगे, जरा इनका फर्क मुझे बताएंगे। ठीक इसी तरीके से मेरे बच्चों, इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमिकल, जरा इन दोनों के बीच भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में फर्क बताएंगे, ठीक है। ये छोटा सा आप लोगों के लिए प्यारा सा मेरे बच्चों होमवर्क मैंने दिया है, ठीक है भाई। चलिए आइए अगले सवाल पर आते हैं। इंफॉर्मेशन पास करने वाला ये पैसेज है, पहले आप इसे स्क्रीन को फ्रीज करके पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा। एज द एयर आर्म ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, देखो ध्यान से समझने का, द एयर आर्म, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक आर्म का मतलब बाजू, ठीक है ना, और एक हवाई जो हथियार है ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारत की जितनी भी फोर्सेस हैं उसके अंदर, ठीक है, द इंडियन एयर फोर्स। तो एयर आर्म का मतलब हमें समझ में आ गया, आर्म का मतलब वेपन्स है, और जो हवाई वेपन है एयर फोर्स के पास, ठीक है, उसके बारे में कुछ बातें हैं शायद यहाँ पर। एयर फोर्स यानी कि IAF इज कॉल्ड द इंडियन एयर फोर्स, द फोर्थ लार्जेस्ट एयर फोर्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है ना, फाइन, एम्प्लॉइज एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है ना जी। अब देखो एयरक्राफ्ट के बारे में मैं आपको एक खूबसूरत बात बताऊं, एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो यही शब्द अपने आप में सिंगुलर होता है, यही शब्द अपने आप में प्लूरल होता है। आपके पेपर में अगर एयरक्राफ्ट्स देखने को मिल जाए
तो समझ लीजिएगा इसका प्लूरल नहीं बनता। ठीक, इसी परिवार के शब्द कौन कौन से हैं? मैं अगर कहूँ शीप के बारे में, मैं अगर आपके सामने कहूँ स्पेस क्राफ्ट के बारे में, मेरी बात समझ रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट के बारे में, मैं अगर आपके बारे में कहूँ न्यूज़, मैं अगर बात करूँ सीरीज, तो बेटा इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, फाइन। इनके साथ जबरदस्ती ऐसे ही मत जोड़ के इनका प्लूरल बना देना भाई। स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड, और ये कैसे लोगों के बीच खड़ा है? स्टेटस है, सिंबल है किसी इसका नेशनल प्राइड का। एंड डिफेंस प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब क्या होता है भाई? भाई तो डिफेंस प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब होता है बेटा आर्ट, कला। ठीक है। While playing a pivotal means central, केंद्रीय role in securing India's airspace and contributing to regional stability। ठीक है ना सर, एयर स्पेस को भी ये कंट्रोल करता है, साथ साथ रीजनल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। ठीक है। ऑन October 8 एवरी ईयर, 8 अक्टूबर हर वर्ष, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब जो जनसंख्या से भरा हुआ है, नेशन ऑब्जर्व्स इंडियन एयरफोर्स डे टू पे होमेज टू द वैलियंट मैन। वैलियंट का मतलब होता है करेजियस, बहादुर, बहादुर लोगों को सर मान सम्मान दिया जाता है। एंड विमेन हु सेफगार्ड अ कंट्री एंड इट्स स्काईज, कैरी आउट एरियल वॉरफेयर। कैरी आउट का मतलब होता है बाबू एग्जीक्यूट करना। कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है बेटा, जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। ठीक है ना, एग्जीक्यूट करता है ये एरियल यानी कि आसमान से संबंधित वॉरफेयर ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंश्योर इंडिया सोवरेनिटी, और ये सुनिश्चित करता है भारत की संप्रभुता खतरे में ना पड़े। ठीक है। दिस डे नॉट ओनली कमेमोरेट्स, ये दिन केवल याद ही नहीं करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द IAF ऑन October 8 1932, बट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द वाइटल रोल, और जबकि ये हमें और इसके अलावा क्या करता है, एक यादगार हमें बताता है वाइटल रोल, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल एयर पावर प्लेज इन मॉडर्न वॉरफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ द, बैकड्रॉप का मतलब कमियां, ऑफ IAF's प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स स्पैनिंग मेंटेनिंग एयर सुपीरियरिटी, कंडक्टिंग रिकग्नाइजेंस, ओ माय गॉड, मिशंस। ठीक है, ठीक है भाई। कंडक्टिंग, अब इसका मतलब हमें समझना होता है ये क्या होता है। एक्ट ऑफ, जिसे हम कहते हैं स्काउटिंग। अब स्काउट्स आप लोगों ने सुना होगा भाई, जब स्कूल कैटेगरी में हम होते थे तो स्काउट्स का हम लोग बड़ा नाम सुनते थे, है ना, जो स्काउटिंग करते थे। स्काउटिंग का मतलब होता है एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब कंडक्ट किए जाते हैं, मैं इधर होके ही पढ़ता हूँ बेटा, तो बेसिकली मेंटेन करते हैं किस चीज़ को, एयर सुपीरियरिटी को, यानी कि हमारा जो एयर स्पेस है वो सुपीरियर बना रहे, कंडक्ट करते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं अपने मिशंस को। ठीक है ना। एंड एग्जीक्यूटिंग एयर सपोर्ट ऑपरेशंस, और एयर सपोर्ट ऑपरेशंस को भी एग्जीक्यूट करते हैं फॉर ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस के लिए। ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी फिल्में हम लोगों ने देखी हैं जहां जमीनों पर युद्ध हो रहे होते हैं। ठीक है, जमीनों पर युद्ध हो रहे होते हैं, दो आर्मी आपस में देशों की लड़ रही होती हैं, लेकिन ये युद्ध अधूरा होता है जब तक इनके पास एयर स्ट्राइक नहीं होती। जब एयर स्ट्राइक आती है तो धड़ 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 जितने भी सैनिक हैं निपटा दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हमने देखी हैं। द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे, क्या लिखा है, रेजोनेट्स विद द स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी। रेजोनेट्स का मतलब होता है वाइब्रेट्स, लोगों के दिल में गूंजता है, लोगों के दिलों में ये दिन गूंजता है विद द स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी, इनोवेशन एंड डेडिकेशन दैट कैरेक्टराइजेज द इंडियन एयर फोर्स विच रिमेन्स ट्रू टू इट्स मोटो। और इसका पर्पस भी बिल्कुल सीधा साफ सुथरा रहता है, टच द स्काई विद ग्लोरी, आसमान को छूना है मान सम्मान के साथ। द रूट्स ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, the roots of the Indian Air Force, which plays a critical role in the country's defense architecture and contributes significantly to India's strategic deterrence capabilities, can be traced back, और इसको वापस पिछले इतिहास से देखा जा सकता है, to the early 20th century during British colonial rule in India। तब से भारत में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है भाई। अब यहाँ जो ये लिखा हो ना डेटरेंस, तो ये होता है क्या हमारे लिए, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये होती है क्या चीज, नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन, मोटिवेशन का एंटोनिम अगर आपसे पूछा जाए तो डेटरेंस इसका
एंटोनिम होता है। स्पेलिंग को याद करने में एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, इसमें तीनों जगह पर ई होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं ना, आज के समय में भारत में मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत बड़ा बोलबाला है ना। हर जगह मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। और सबसे अच्छा ग्राउंड क्या है मोटिवेशन का? हर बात को धर्म से जोड़ दो, हर बात को भगवान से जोड़ दो, मोटिवेशन बहुत अच्छी चली जाती है ना। लेकिन बच्चों, मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपके अंदर ही छिपी हुई है, बस आपको पहचानना है। इसलिए मुझे एक बात हमेशा याद आती है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि एक सच्चे गुरु का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो एक बच्चे के छिपे हुए अंदर जो उसका ज्ञान है बस उससे परिचित कराता है। टीचर कभी बाहर से कुछ भी नहीं सिखाता, बच्चे के अंदर पूरा ज्ञान पहले से ही निहित है, पहले से ही छिपा हुआ है, बस बच्चे को उसका एहसास कराना है। मेरी बात समझ रहे हैं? गॉट इट? और ये एहसास एक उम्र के बाद ही आता है, ठीक है ना। आप 2 साल के बच्चे को ग्रेविटी पढ़ाना शुरू कर दो, वो उसको उसका एहसास ही नहीं होगा, वो उसको फील ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस एज के अनुसार उस ज्ञान की पहचान नहीं कर सकता। और एक इंसान ऐसा है जो 25 साल का हो चुका है, कभी स्कूल नहीं गया, कभी कुछ नहीं गया, उस 25 साल की उम्र के इंसान को सामने बिठाकर आप ग्रेविटी पढ़ाओ, जल्दी समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस उम्र के हिसाब से उसके एहसास बड़े हो चुके हैं। करेक्ट है भाई? चलिए बच्चे, क्वेश्चन बनाने शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ October 8? क्या है भाई द डे ऑफ? सर इसी दिन क्या हुआ था? स्थापित हुआ था IAF। मेरे बच्चों, दो वर्ब परेशान करती हैं। फाइंड का मतलब होता है टू सर्च, इसी के लिए हम कभी कभी कहते हैं टू लोकेट, ठीक है ना। जब किसी चीज को आप ढूंढते हैं, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। लेकिन अगर मेरे बच्चों ये प्रीलिम्स की बात है, बताया जाता है, इस फाउंड को अगर हम समझने का काम करते हैं तो इसका मतलब हो गया टू इस्टेब्लिश। बाबू इसकी सेकंड फॉर्म अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे, फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? फाउंडेड, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं द टाटाज, द टाटाज का मतलब टाटा परिवार जो है भाई, इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर कौन है? फाउंडर, फाउंड शब्द से बना है, इस्टेब्लिश करने वाले कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ फाउंडिंग इसी शब्द से बना है दोस्तों, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। क्या कहता है? व्हाट इज द इंडियन एयरफोर्स मोटो? क्या है? फ्लाई हाई फाइट हार्ड नहीं, स्ट्रेंथ इन द स्काईज नहीं, टच द स्काई विद द ग्लोरी, यही इसने कहा गया है, ठीक है ना जी। फाइन। According to the passage, what is one of the primary objectives of Indian Air Force? Building new aircraft, conducting reconnaissance missions, training pilots for other countries, protecting international airspace. International का नहीं है, building new aircraft तो आप कहेंगे conduct करना है। क्या चीज conduct करना है? reconnaissance missions. What does the passage say about the roots of the Indian Air Force? It was established in early 20th century during British rule. यही है बात हमारे सामने। Formed immediately after Indian independence, freedom fighter, etc. ये सब बातें अपने आप में बोगस हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डज द इंडियन एयरफोर्स कंट्रीब्यूट टू द इन टर्म्स इंडियाज डिफेंस? ओनली एयर बेस्ड डिफेंस, नेवल पावर, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कैपेबिलिटीज, जो नेगेटिव मोटिवेशन है उनको स्ट्रेटेजिकली डैमेज करना, लैंड वॉरफेयर स्ट्रेटेजीज। सर ये तो चल जाएगा लेकिन उतना सटीक नहीं है। नेवल पावर आप जानते हैं, शिप वॉरफेयर की बात कही है, केवल एयर डिफेंस को नहीं सर, ठीक है। ओके चलो, एक और छोटा सा होमवर्क मैं आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है ना जी, बाद में दूंगा। ये जो डिफेंस शब्द है ये निकल कर किससे आया है? ठीक है, बताना बेटा। डिफेंस एक नाउन है, किस वर्ब से निकल कर आया है? व्हाट डज द वर्ड पाइवटल मीन इन द कॉन्टेक्स्ट? क्या है इसका अर्थ? अनइम्पोर्टेंट, क्रूशियल, एसेंशियल, टेम्पोररी, ऑप्शनल। विकल्प की बात होती तो चलता, टेम्परेरी का मतलब सामयिक है, अनइम्पोर्टेंट नेगेटिव वर्ड, आप कहेंगे क्रूशियल है, ठीक है ना जी। फाइन। पाइवटल को आप सेंट्रल भी कह सकते हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, करेक्ट है। चलिए बच्चों, कुछ ग्लोसरी है, इसको पढ़कर देखते हैं।
पाइवटल, महत्वपूर्ण, वेलिएंट, वीर, कुछ आगे सामने डिटेल दी है, इनको आपको पढ़ना है बेटा। होमेज, श्रद्धांजलि, सोवरेनिटी, संप्रभुता, रिकनेजेंस, जांच, ठीक है। सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता, इनोवेशन, नवाचार, यानी कि जो अपने आप में एक नई खोज है। डेटरेंस, निरोध, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है मोटिवेशन का, ठीक है ना जी। चलिए बेटा, तो इसको पढ़िएगा। आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है जिसमें आप किसी भी चीज के ऊपर, जब मतलब जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो सीरियस नोट का है, और जब आप उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त आपको ये समझना है कि इसके अंदर हर एलिमेंट की एक जांच की जा सकती है, ठीक है। तो पहले स्क्रीन को फ्रीज करेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों। आइए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। विद द सिविरिटी, सिवियरिटी शब्द बना है सीवियर से, और सीवियर का अर्थ आप सभी को पता है, ठीक है ना। सीवियर अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इसके साथ आई टी वाई जोड़कर इसे नाउन बनाया गया है। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, घर पर ढूंढकर मुझे बताइएगा ये शब्द क्या है, और इस लिखे हुए शब्द में से मैंने ई को हटाकर ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मीनिंग और एक सेंटेंस बनाइएगा। विद द सेवेरिटी ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट्स एविडेंट वर्ल्ड वाइड, जो इसका प्रभाव है, इसकी कठोरता का जो प्रभाव है पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। द अर्जेंसी ऑफ फॉर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना। हमारी जो अर्जेंसी है, आज के वक्त की जो जरूरत है, हमें अपने आप को तालमेल बैठाकर चलना होगा स्ट्रेटेजीज के अनुसार, हैज गेन्ड मोमेंटम। अब इस बात पर लोग ज्यादा ध्यान से सोच रहे हैं। द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक take at COP28 highlighted the fragmented and unequally distributed adaptation process, and that significant adaptation gaps still exist across sectors and regions। देखो भाई, अभी तक यहाँ अपने पल्ले कुछ पढ़ा नहीं है इसने क्या कहा है, पर हम हिम्मत जुटाएंगे, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, GGA, ठीक है ना, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। देखो, यहाँ तक इतना हमें समझ में आया है भाई कि हमारे इस पूरे के पूरे विश्व का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके ऊपर कठोर जो प्रभाव हो रहा है, हमें अपने आप को इसके अकॉर्डिंग ढालना होगा। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाकर हमें चलना होगा ताकि हम मोमेंटम पा सकें जिंदगी जीने का, सस्टेनेबिलिटी का। और पहला ग्लोबल स्टॉक टेक एट दिस प्लेस हाईलाइट किया गया है क्या, टुकड़ों में, फ्रेगमेंटेड एंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अडेप्टेशन। अनइक्वली, कुछ हिस्सा ज्यादा अडेप्ट कर पा रहा है, कुछ हिस्सा कम अडेप्ट कर पा रहा है। इन प्रोसेस के बारे में इसने हाईलाइट किया है। द सिग्निफिकेंट अडेप्टेशन गैप, और ये जो गैप बना हुआ है, स्टिल एग्जिस्ट अक्रॉस सेक्टर्स एंड रीजन्स, जमीन के अलग अलग हिस्सों पर और अलग अलग क्षेत्रों में। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, GGA, टू एनहेंस adaptive capacity, strengthen resilience and reduce vulnerability to climate change। तो vulnerability का मतलब होता है जिसको डैमेज किया जा सकता है, that can be damaged, that can be harmed, ठीक है ना जी। reduce harmfulness to climate change was reflected in the decision on planning and implementation efforts by all parties। सभी पार्टीज ने इस पर बहुत जोर दिया है और इसको लागू करने पर, ठीक है। द GGA इज अ फ्रेमवर्क टू एंश्योर एन एडिक्वेट रेस्पॉन्स गाइडिंग कंट्रीज इन देयर एफर्ट्स। बेटा, ये थोड़ा थोड़ा जो गड़बड़ है ये टाइपिस्ट ने की हुई है। एफर्ट्स एक अकेला ही शब्द है, ठीक है ना। यहाँ से अब आपको पैसेज समझ आना शुरू होगा, ठीक है ना। आपके पेपर में ये एक्सपेरिमेंट पेपर वाला करेगा, जानबूझकर पैसेज की शुरुआत इस तरीके से दी जाएगी
क्योंकि अधिकतर पैसेज न्यूज़पेपर से उठाए जाते हैं। तो बीच में से ही न्यूज़पेपर अगर उठाएगा कहीं से भी पेपर बनाने वाला, तो शुरुआत की 5-7 लाइन आपको समझ ही नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उनको समझने वाली कहानी पीछे छूट चुकी है, जो उसने उठाई नहीं है। तो उनको समझने वाली जो लॉजिकल एक्सपेंशन है आइडियाज़ की, वो आगे की लाइन्स में मिलेगी। अब यहाँ से आपको पैसे समझ आना शुरू होगा। मैं जो आप लोगों का मनोबल यहाँ पर तोड़ रहा था ना, उसका पर्पस यही था कि कुछ बच्चे तो यहीं तक पढ़ के छोड़ देंगे, छोड़ना यार क्या करेंगे पढ़ के। अरे भैया, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। द GGA इज अ फ्रेमवर्क टू एंश्योर एन एडिक्वेट रेस्पॉन्स गाइडिंग कंट्रीज इन देयर एफर्ट्स। इट इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया दैट आर एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। द UAE फ्रेमवर्क, ठीक है, द UAE फ्रेमवर्क फॉर GCR, ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस, इज एक्सपेक्टेड टू गाइड एंड स्ट्रेंथन एफर्ट्स। ये गाइड और स्ट्रेंथन करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। दिस इंक्लूड्स इम्पैक्ट, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट। और ये क्या इंक्लूड करता है? प्रभाव क्या है, कितना डैमेज किया जा सकता है, और रिस्क की इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना कितना रिस्क है। अ कंट्री ड्रिवन planning process, implementation of adaptation plans, policies and strategies by 2030। ये हमें समय दे दिया है, यहाँ तक हम लोगों को इसकी स्ट्रेटेजीज बनते हुए देखने को मिलेगा। De-establishing and operationalizing a system for monitoring, evaluation and learning, ठीक है जी, करेक्ट है, फाइन। ये वाली बात थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है। द फ्रेमवर्क आउटलाइंस टारगेट्स फॉर 2030 लाइक रिड्यूसिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर स्केर्सिटी, ठीक है ना भाई। 2030 तक के क्या टारगेट रखे हैं? रिड्यूस करना है क्लाइमेट इंड्यूस, क्लाइमेट के जरिए जो पानी की कमी हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अटेनिंग क्लाइमेट रेजिलियंट फूड प्रोडक्शन, अब ये रेजिलियंट कई बार आप लोगों से पूछा जाता है बेटा। रेजिलियंट का मतलब होता है रिकवरिंग, जो तुरंत अपने आप को वापस ठीक कर लेता है। रेजिलियंट फूड प्रोडक्शन, ठीक है जी, समझ रहे हैं। अब रेजिलियंट को अगर आपको याद करना है ना, तो मैं आपको याद करा देता हूं। देखो बच्चों, कोविड-19 आया, कोविड-19 आया पूरे भारत में, मैं विश्व की तो नहीं कह सकता, पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सोशल एक्टिविटीज और सोशल डिस्कोर्स सब बंद, सोशल कनेक्शन पूरी तरीके से बंद, ठीक है। जब ये सारी की सारी चीजें कर दी गई तो क्या हुआ? तब शुरू हुआ रेजिलियंट प्रोसेस। क्या रेजिलियंट प्रोसेस कौन सा शुरू हुआ? हमारी इस अर्थ ने अपने आप को रिक्रिएट करना शुरू किया, रिकवर करना शुरू किया। व्हीकल्स रोड पे नहीं, एयर पोल्यूशन डिप कर गया, सर याद है, नॉइज पोल्यूशन डिप कर गया, एनिमल वाइल्ड लाइफ जो थी उसको फ्री मूव करने का मौका मिल गया, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारे परिवर्तन हमने देखने का काम किया। रेजिलियंट को कोविड-19 से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इंसानों ने भी रिकवर करना शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि कोविड-19 के वक्त, लॉकडाउन के वक्त ही भरपूर बच्चे पैदा हुए भारतवर्ष में। चलिए आपदा में अवसर मिल गया भाई शादीशुदा लोगों को, और क्या चाहिए, है ना। फूड प्रोडक्शन एनहेंसिंग हेल्थ सर्विसेज टू मिटिगेट क्लाइमेट, ठीक है ना। क्लाइमेट को मिटिगेट करना, म्यूचुअली अग्री करना, ठीक करना, रिलेटेड इम्पैक्ट्स। हाउएवर एन ऑस्टेंसिबल लैक ऑफ मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हमारे पास जो मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, जो जरिए साधन स्रोत हैं इम्प्लीमेंटेशन के, तो जो इस नीति को लागू करने के हमारे पास साधन है वो बहुत कम है। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल, यानी कि जो देखने में लगते तो हैं पर है नहीं, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल। जो देखने में है तो सही सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इट इज एन इशू। द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक कॉल्ड फॉर इंक्रीज्ड एम्बिशन, हमें अपनी इच्छाओं को और बढ़ाना होगा। पहला जो ग्लोबल लोगों ने अपना दाव रखा है। एंड सपोर्ट पर्टिकुलरली इन अडेप्टेशन फाइनेंस, फाइनेंस भी हमें इसके लिए एडजस्ट करना होगा। 2023 अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट रिवील्स अ ग्रोइंग गैप, करंटली एस्टिमेटेड एट 366 बिलियन पर ईयर, ठीक है जी। इंडियन एक्सप्रेस से ही आपके लिए पैसेज लिया गया है, ठीक है ना जी।
समझ में इतनी ज़्यादा कुछ आई नहीं है कहानी, सिर्फ इतना ही है, ये जो कहा जा रहा है ग्रोविंग गैप, ठीक है ना, GGA की जो बात कही गई है, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज का असर कुछ एरियाज, कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं, कुछ एरियाज, कुछ सेक्टर्स बहुत कम भुगत रहे हैं। तो इनके बीच बैठकर एक संतुलन हमें बनाना होगा, हमें रिस्क देखना होगा, किसकी वजह से कौन कितना ज़्यादा रिस्क झेल रहा है, उसको लेकर एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार यहाँ किया गया है। ठीक है जी। पहला सवाल दोस्तों आप सभी के सामने, What was highlighted at the first global stock take at COP28 regarding adaptation? Importance of reducing greenhouse gases, ऐसा कुछ पैसेज में नहीं है। Adaptation process is fragmented and unequally distributed. अभी मैंने आपको लास्ट में समराइज किया है पूरे पैसेज को, उसके अनुसार ये बात हमें पता चल गई। That all nations have achieved complete adaptation. सर सभी ने नहीं किया है। That climate change is no longer a global issue. कैसी बात कर दी सरकार। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द GGA? ठीक है, promote technological advancement, increase fossil fuel usage, enhance adaptive capacity, strengthen resilience and reduce vulnerability to climate change। ठीक है, to improve global trade agreements। global trade का इस बात से कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चों। क्वेश्चन 3, व्हाट डज UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस एम डू? ठीक है, UAE फ्रेमवर्क क्या इस पर एम करता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंट चैलेंज मेंशन्ड रिगार्डिंग क्लाइमेट अडेप्टेशन? तो क्लाइमेट चेंज के जो अडेप्टेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या चैलेंज हमें बताया गया है? लिखा है भाई, ओवर इन्वेस्टमेंट इन एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज डेटा, लैक ऑफ मींस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। पैसेज की लाइन से सीधा सीधा बताया गया है ये बात तो भैया, हाँ या ना? ठीक है, तो चलिए आंसर सीधा सीधा मिल गया है। क्वेश्चन 5 पर बढ़ते हैं। क्या खर्च बताया गया है? पैसेज की बिल्कुल आखिरी लाइन में बताया गया था बेटा, क्या खर्च बताया गया है? 500, 100, 200, 366 बिलियन पर ईयर। पैसेज की बिल्कुल आखिरी लाइन में आप लोगों के सामने ये चीज बताई गई है दोस्तों, ठीक है ना। आखिरी सवाल पैसेज का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टेंसिबल इन द पैसेज? रियल, एक्चुअल, अपीयरिंग, सीमिंग, हिडन, सीक्रेट, हाईली विजिबल। जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है हिडन और सीक्रेट, जो छिपा हुआ है सीक्रेट है? नहीं है सर, दिख तो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो बस दिख रही है, महसूस हो रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है, रियल एक्चुअल नहीं होगा। ठीक है ना, चलो अब एक काम करिएगा, ठीक है ना, इसी लिखे हुए शब्द के एंटोनिम्स मुझे बताएंगे, इसी के एंटोनिम्स बताएंगे कोई भी 3। ये एक छोटा सा होमवर्क, जो जो आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ कमेंट सेक्शन में से जरूर बताइएगा दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। चलिए भाई लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आइए भाई लोग, हमारे सामने फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में बटा हुआ ऑस्टेंसिबल, प्रकट, जो दिखाई दे रहा है पर हकीकत में कुछ और है। ठीक है, अडेप्टेशन, अनुकूलन, एडजस्टमेंट, इसका सिनोनिम याद रख लीजिएगा। वल्नरेबिलिटी बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, संकटग्रस्त। ठीक है, रेजिलियंस कई बार पूछा जाता है, लचीलापन, इसके लिए आप रिकवर यूज कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसका सिनोनिम यूज करना है तो रिकवर, इनफ। ठीक है जी, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर इतनी डिटेल देने की क्या जरूरत है? बेटा यही जो शब्द आपके सामने मैं लिख रहा हूं ना, ये न्यूज़पेपर से आपके सामने उठाए गए हैं, और रिसेंट न्यूज़पेपर से उठाए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज हियर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैसेज। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन, किसी चीज पर लागू करना, अमल करना। आइए बच्चा पार्टी, अगला पैसेज पढ़ते हैं। तबीयत हरी करने के लिए मजेदार होगा ये पैसेज आप लोगों के लिए। इंडियाज टाइज, टाइज का मतलब संबंध। इंडियाज टाइज विद ईरान आर एज एंशियंट एंड सिविलाइजेशनल एज दोज ऑफ अरेबिया। भारत के जो संबंध है ईरान के साथ उतने ही प्राचीन हैं, ठीक है ना, और सिविलाइजेशनल हैं, मतलब हमारी जितनी सभ्यताएं हैं, बहुत सभ्यता पुराना रिलेशन है, जितना कितना है अरेबिया के साथ हमारे रिलेशंस हैं।
In fact, geographically, Iran is a little bit closer to subcontinent than Arabia. ज़्यादा नज़दीक है सबकॉन्टिनेंट के अरेबिया से. It its borders with Afghanistan and Pakistan make it a dynamic part of South Asia geopolitics. ठीक है ना. जियो का मतलब अर्थ होता है. जियो का मतलब अर्थ, और जो धरती की संबंधित पॉलिटिक्स बनती है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स बन जाती है. Iran's geographic potential to serve as India's bridge to inner Asia regions and bypass the political barrier that Pakistan has seen Delhi devote significant diplomatic energies in cultivating Tehran. हैज सीन के बाद आने वाली ये जो है हमारे सामने बेर इन्फिनिटिव वाली वर्ब है. अब इसी बात को फिर से पढ़कर इसका मीनिंग समझेंगे. ईरान की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है ना, वो बहुत पावरफुल है सर्व करने के लिए. पोटेंशियल मींस पावरफुल है सर्व करने के लिए. भारत के लिए एक ब्रिज बनाता है ये टू इनर एशियन रीजन्स. इनर एशियन रीजन्स में एंटर करने के लिए, बाईपास करने के लिए वो बैरियर जो पाकिस्तान ने बना दिया है, बन चुका है. ठीक है ना. अब इसने दिल्ली को देखा है जो डिवोट कर रहा है सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक एनर्जीज इन कल्टिवेटिंग तेहरान. तेहरान को कल्टिवेट करने पर पूरी एफर्ट्स लगाई जा रही है. ईरान इज अ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रो पानी, कार्बन आप लोग जानते ही हैं. सुपर पावर, बहुत तगड़ी ताकत है इसके पास. ठीक है. विद मैसिव रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस. Above all, it has the natural resources and political will to become a dominant regional power. और ये एक बहुत बड़ी regional power भी बन सकती है. But Iran's ambitions have also produced problems of their own. इन्होंने अपनी समस्याएं भी पैदा कर दी हैं. India's ability to realize the full potential of cooperation with Iran is क्या है, constrained. इसको लिमिट कर दिया गया है by the prolonged. prolonged का मतलब होता है कई समय से चली आ रही. भारत की जो योग्यता है इस बात को महसूस कराने में, जो पूरी ताकत है कोऑपरेशन की विद ईरान, इज कंस्ट्रेंड. इसको लिमिट कर दिया गया है. कैसे? बाय द प्रोलोंग्ड कन्फ्रंटेशन, विरोध, जो बहुत लंबे समय से विरोध चला आ रहा है विद द वेस्ट, दैट तेहरान इज लॉक्ड इन. तेहरान को पूरी तरह बंद किया हुआ है. एंड द मैसिव नंबर ऑफ रिजल्टिंग सैंक्शंस, और दुनिया भर के जो है सैंक्शंस उसके ऊपर लगा दिए गए हैं. वर्स स्टिल, बुरा और बुरा. Tehran's regional claims and its revolutionary religious ideology have put it at odds. इनकी जो रिवोल्यूशनरी रिलीजियस आइडियोलॉजी है, धार्मिक जो इनके आदर्श हैं, इसकी वजह से भी बहुत मुसीबतों में पड़ा है ये इलाका विद इट्स अरब नेबर्स. अरब के जो इसके पड़ोसी देश हैं. इंडिया टू हैज़ ऑफन बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ ईरान्स इस्लामिस्ट इंटरनेशनलिज्म. ठीक है ना. कई बार भारत भी जो है ना रिसीव करता है इन्हीं की कई सारी थियरीज को, कई सारी रिलीजियस एक्टिविटीज को. द ओवरथ्रो ऑफ द मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन 1979. पहले यहाँ एक मोनार्की हुआ करती थी. मोनार्की शब्द आपने बहुत याद किया है होमवर्क में, इसको बताना ये क्या होता है, और इस शब्द को तोड़कर मुझे ज़रूर बताइएगा. मोनार्की में मोन का मतलब क्या है, आर्क का मतलब क्या है, इसके अंत में वाई जोड़ने का अर्थ क्या है. अगर आप लोगों ने वो कैब सिलेक्शन बैच अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से तोड़कर बता सकते हैं. ठीक है दोस्तों. एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 1979 हैज़ हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट. बहुत लंबा इसके ऊपर असर है ऑन द अरेबियन पेनिनसुला. पेनिनसुला का मीनिंग क्या होता है? चलो ज्योग्राफी से एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दूंगा. अगर आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता तो उसे गूगल करें, उसके बारे में जानकारी पढ़ें और फिर अपने शब्दों में उसको लिखें. तेहरान्स क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है बाबू सर्च. ठीक है. क्वेस्ट का मतलब होता है क्या? सर्च. टू रीऑर्डर द मिडल ईस्ट इन कॉन्सोनेंस विद, कॉन्सोनेंस पहले भी शब्द आया है पिछले पैसेज में, with its ideology makes it an existential challenge in the threat perceptions of the Gulf regimes. Regimes areas को कहते हैं. Iran's pursuit of regional primacy has been the creation of proxies. proxies के दो मतलब होते हैं. एक तो डुप्लीकेट होता है किसी चीज का, अगर हम कहें तो बहरूपिया. In Arab worlds to promote Tehran's
influence. If India has been transient in criticizing Pakistan for similar policies, it has remained silent on Iran's negative role. ठीक है ना, जिन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही चीज़ अगर ईरान कह रहा है तो हम वहाँ पर शांत रह जाते हैं। इस तरह की कुछ बातें सामने आई हैं। ठीक है भाई, तो इंटेंशन का मतलब होता है इंटेलिजेंट, इतने बुद्धिमान हैं, उसी मुद्दे पर किसी देश के लिए बोलते हैं, किसी देश के लिए नहीं बोलते हैं। सुप्रा नेशनल क्लेम्स, ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है, इन द अरब वर्ल्ड द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स इन दिल्ली। ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड्स का सवाल नहीं है कि एक देश ऐसा करता है तो आप सवाल उठाते हैं, दूसरा देश करता है आप शांत रहते हैं। गवर्नमेंट्स हैव देयर कंपल्शंस इन व्हाट दे से एंड डोंट से। हर सरकार के ऊपर अपना, ये थीम है बेटा इस पैसेज की, हर सरकार के ऊपर अपना एक दबाव होता है कि उन्हें क्या करना होता है, कहना होता है, और क्या नहीं करना, क्या नहीं कहना होता है। That should not preclude, ठीक है ना, our foreign policy community and the political class from an objective discussion of Iran's regional role. Preclude का मतलब होता है forbid, ठीक है ना। अब देखो लास्ट लाइन का मतलब समझाता हूँ। दैट शुड नॉट प्रिक्लूड, इस बात से ये चीज़ की मनाही नहीं होती कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है कम्युनिटी के लिए एंड द पॉलिटिकल क्लास फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑफ ईरान रीजनल रोल, ईरान के रीजनल रोल से हमारा कोई अलग लेना देना है। ठीक है भाई, चलिए बेटा पैसेज पर काम करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, What major resource of Iran known according to the passage? Technological innovation, hydrocarbons including oil and natural gas, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, गोल्ड रिजर्व्स। तो हमारे लिए यही सीधा सीधा आंसर हो गया बेटा। ठीक है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो हाउ हैज ईरान्स रीजनल एम्बिशंस अफेक्टेड इट्स रिलेशनशिप विद इट्स अरब नेबर्स? इट हैज कॉज्ड टेंशंस एंड पुट ईरान एट ऑड्स विद देम। टेंशन हो गई है उनके बीच, आपस में तनाव बना है, हो सकता है ये। इट हैज लिखा है इट हैज मेड ईरान मीडिएटर बिटवीन अरब नेशंस। सर नहीं, बाईपास की अगर बात करते तो शायद ऑप्शन हो जाता। इट हैज इंप्रूव्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस अक्रॉस रीजन, नहीं। इट हैज लेड टू स्ट्रॉन्गर अलायंस विद अरब, नहीं 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 सर, ज्यादा बेहतरीन सभी क्वेश्चंस के ऑप्शन में है ए फॉर एप्पल। व्हाट इज इंडियाज स्टैंड? इंडिया का क्या स्टैंड है ईरान के रोल पर जो अरब वर्ल्ड को लेकर है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इंडिया हैज क्रिटिसाइज्ड ईरान ओपनली। ना 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 ना, ज्वाइन कर लिया है ईरान को, ज्वाइन भी नहीं किया है, प्रेज भी नहीं किया। आप कहेंगे रिमेन्ड साइलेंट, शांत रहा है भारत इस तनाव के मुद्दे पर, शांत रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के सर ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है। और वो लाइन आपने पढ़ी ली है जिसमें ये कहा है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक ही चीज को लेकर कहाँ कुछ बोला जाता है और कहाँ कुछ नहीं बोला जाता है। Let's talk about question 4. What has constrained India's ability to fully cooperate with Iran? किस वजह से रुका है भारत पूरा खुल के समर्थन नहीं दे रहा है? प्रोलोंग्ड कन्फ्रंटेशन विद वेस्ट एंड सैंक्शंस। सर ये जो पंगा है ना ईरान का है तो इसका भारत पर लिमिट तो नहीं आएगी। इंडिया का ऐतिहासिक डिस्प्यूट, अरे नहीं सर पुराना रिश्ता है। इकोनॉमिक वीकनेस, आप कहेंगे सर ईरान का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता है, इसी वजह से इंडिया पूरी तरीके से ईरान को उसकी गलत गतिविधियों को लेकर रोक नहीं लगा सकता, बोल नहीं सकता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। What is one of the geographic advantages of Iran in relation to India? India serves as a bridge to inner Asian regions. ठीक है, इंडिया एक ब्रिज की तरह से है, सही चलेगा आंसर। इंडिया क्लोजर अफ्रीका के है, नॉट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन साउथ एशिया, लोकेटेड फार फ्रॉम साउथ एशिया। सभी ऑप्शंस गलत हैं, बेहतरीन आंसर ए फॉर एप्पल ही बनता है। What is the tone of the passage? Critical and argumentative, objective and factual, reflective. बेटा इन सभी को ध्यान से देखकर ये आप लोगों का होमवर्क है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, आप क्लास खत्म होने के बाद इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। वहां जब आप जाएंगे दोस्तों तो वहां पर आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन कैसे सोल्व करना है इसकी करीब 2 घंटे की एक वीडियो आपको मिलेगी। उसमें इन चीज़ों को एक एक टर्म्स को सेपरेट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है ना, तो ये एक प्यारा सा होमवर्क आप लोगों के लिए है। इसी बातचीत के साथ आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और इन पैसेजेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात,
सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे बनना है, ये हमें सीखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को एक बार दोबारा से देखकर ज़रूर सोल्व कीजिएगा इन सभी पैसेजेस को, और खुश रहिएगा, खूब सारी मेहनत कीजिएगा।